स्टार्ट करें हमारा डिस्कशन, यस और नो? चलिए, तो अब बेटा जैसे आपको सेशन वाइज मैं ले रहा हूँ, तो मेरे यहाँ पे शर्ट चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, उसकी तरफ ध्यान मत देना, कंसेप्ट की तरफ आप ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है? नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें दूसरा शर्ट पहन के आ जाओगा, दूसरा टी शर्ट पहन के आ जाओगा। तो चलिए, सो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे हो, बढ़िया हो? लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ, और जो भी होगा बहुत बहुत अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करने। तो आज का भी डिस्कशन हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो ये जो फर्स्ट सेशन है इसमें हम जो यहाँ पे लेंगे वो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स क्वेश्चन हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे और चार्ट बेसिस पे डिस्कस करेंगे। और ये जो चार्ट्स बनाया है बेटा, ये चार्ट्स आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे, आपको याद रखने के लिए भी बहुत ईजी होगा, और एज वेल एज ओके आप इसके ऊपर फटाफट फ्रिक्वेंट रिविजन भी कर पाओगे। और इससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चनर्स को सॉल्व कर लेते हैं तो फिर क्या, फिर इस बार आपका जो टारगेट है इस बार 80 पार जरूर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे हमारा डिस्कशन। ओके, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ये चैप्टर लेंगे, और इसके बाद हम लेंगे ई वे बिल। ओके, इसके बाद हम लेंगे ई वे बिल, ठीक है? और फिर नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे हम कवर करेंगे जो आपको पढ़ के आना है। ये तो आपको डायग्राम से समझ जाएगा, ये चैप्टर आपने बाद में भी पढ़ा तो चलेगा। लेकिन फिर इसके बाद एडवांस रूलिंग और डिमांड एंड रिकवरी, सॉरी लिख लो, इसके बाद के सेशन में आपको एडवांस रूलिंग, असेसमेंट ऑडिट, असेसमेंट ऑडिट, और अगर हो सके तो डिमांड एंड रिकवरी। ओके, तो इसके बाद के सेशन में हम कवर करेंगे, ठीक है? तो एडवांस रूलिंग, असेसमेंट ऑडिट ये तो भी मिनिमम आपने पढ़ के आ जाना है। डन दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये चार्ट रिवीजन अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का। ओके, जो सुपर वॉल चार्ट रिवीजन हमारा कवर होगा, और एक ही चार्ट में पूरा चैप्टर ही कवर, बस इतना ही एग्जाम में पढ़ के जाइए। इसके अलावा एग्जाम में और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्लस साथ साथ में क्वेश्चनर, क्वेश्चनर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए भाई, जीएसटी में आप अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करोगे? इसलिए मैं आपको एक बात बता दूं, देखो स्पेशली गुड्स के केस में और सर्विसेज के केस में, सर्विसेज में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन गुड्स में एक सप्लायर होता है और एक रिसिपिएंट होता है, ठीक है? और सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में यहाँ पे 3 लोग होते हैं। ओके, एक होता है यहाँ पे बहुत सी बार एजेंट भी हो सकता है, एजेंट भी हो सकता है जो रिसिपिएंट तक पहुंचाता है। दूसरा अगर हम देखो तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर भी होता है, टी यानी ट्रांसपोर्टर, और वेयर हाउस कीपर भी होता है, वेयर हाउस कीपर भी होता है। तो गवर्नमेंट ने जब अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स का यहाँ पे प्रोविजंस बनाई, तो ये उन्होंने ध्यान रखा कि भाई ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है सप्लायर को, इसको किस टाइप के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं अपने आउटवर्ड सप्लाई के। उसके बाद में नेक्स्ट एजेंट के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन है, ट्रांसपोर्टर के लिए, वेयर हाउस कीपर के लिए है। हाँ, तो ट्रांसपोर्टर के लिए क्या स्पेशल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, वेयर हाउस कीपर के लिए क्या स्पेशल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, ये उन्होंने उसमें कवर किया हुआ है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। रजिस्टर्ड पर्सन में मैन्युफैक्चर होगा, तो ओके इन्होंने रिकॉर्ड्स प्रिस्क्राइब करते वक्त, ये फ्लो बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड प्रिस्क्राइब करते वक्त इन्होंने, जब मैं आपको बताऊंगा, कुछ जनरल रिकॉर्ड्स और कुछ स्पेशल रिकॉर्ड्स। जनरल रिकॉर्ड जो सबको मेंटेन करने हैं, और कुछ स्पेशल रिकॉर्ड जैसे मैन्युफैक्चरर के लिए रॉ मटेरियल का स्टॉक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए कुछ स्पेशल रिकॉर्ड्स उन्होंने दिए, एजेंट्स जैसे मैंने कहा इनके लिए कुछ स्पेशल रिकॉर्ड्स दिए, कुछ कॉन्ट्रैक्ट जैसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है तो वो केस में आपको किस तरह से स्पेशल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, ओके उन्होंने यहाँ पे दिया है। तो ये चार्ट का फ्लो जो मैं आपको बताऊंगा, ये चार्ट आपको हर चीज एक प्रॉपर फैसेट में अरेंज करके देगा, सो दैट आपको एग्जाम के पहले जो है ये याद करना आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये डिस्कशन यहाँ पे। ओके डन। तो देखो नॉर्मली हम कैसा पढ़ेंगे इस चार्ट को अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड में, हर रजिस्टर्ड पर्सन को, जनरल सभी रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, जो आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं, तो जनरली इनको कैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर वो आउटपुट के हो या फिर आईटीसी से रिलेटेड हो, स्टॉक के हो, तो सबको कैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा, ये जनरल ओके यहाँ पे लूंगा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्पेशल केसेस में, कुछ केसेस में आपको जो है यहाँ पे जैसे एजेंट होगा, मैन्युफैक्चर होगा या सर्विस प्रोवाइडर होगा, तो ये स्पेशल केसेस में आपको क्या एडिशनल रिकॉर्ड्स, यानी ये जनरल रिकॉर्ड्स तो आपको मेंटेन करना ही है जो मैं आपको यहां पढ़ा होगा, पर कुछ एडिशनल रिकॉर्ड्स आपको किस तरह से मेंटेन करना है ये स्पेशल केसेस में पढ़ा होगा। नेक्स्ट इस चार्ट में मैं आपको ये भी पढ़ा होगा कि आप वेयर हाउस कीपर हो तो किस तरह से रिकॉर्ड्स और क्या बातों का आपको ध्यान रखना है, आप ट्रांसपोर्टर हो तो क्या बातों का आपको ध्यान रखना है। ओके, और इतना पढ़ना है, बात खत्म, चैप्टर इज ओवर, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। चलिए आते हैं रजिस्टर्ड पर्सन, जनरली रजिस्टर्ड पर्सन सेक्शन 35(1) कवर करता है। बुक्स ऑफ अकाउंट जो है, बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी केप्ट एंड मेंटेन एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी अपने इनको बुक्स ऑफ अकाउंट कहां मेंटेन करना है, तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको एक प्लेस जो है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बताना पड़ता है, तो वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, एज वेल एज आपकी जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है
एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी आपने ब्रांचेस होगी जो सेम रजिस्ट्रेशन में आती है तो वहाँ रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, एज वेल एज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे आपको सारे ब्रांचेस जो सेम रजिस्ट्रेशन में आते हैं उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। बुक्स फाउंड एट अनरजिस्टर्ड प्रीमाइसेस डीम्स टू बिलोंग्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कोई भी ऐसी प्रीमाइस जो अनरजिस्टर्ड है और वहाँ पे बुक्स मिले तो ये समझ लिया जाएगा कि वो रजिस्टर्ड पर्सन के ही रिकॉर्ड्स है। ये जनरल यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग सेक्शन 35(1) में गवर्नमेंट लेके चलेगी। उसके बाद में अकाउंट्स और रिकॉर्ड किस टाइप्स के मेंटेन करने 35(1) ओके यहाँ पे हम देखेंगे, और उसके साथ साथ CGST रूल्स भी ओके कनेक्टेड रूल्स भी हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे 35(1) क्या कहता है आपको, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जितने भी आपने फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए उसके रिकॉर्ड्स, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, तो आपको ये इनवर्ड कितनी गुड्स और सर्विसेज हुई, आउटवर्ड क्या गुड्स और सर्विसेज आप सप्लाई कर रहे हो, ये जनरल रिकॉर्ड सबके लिए। जो आपको लागू होगे वो करो, जो आपको लागू नहीं होगे वो मत करो। एग्जाम्पल के तौर पर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, अब सर्विस प्रोवाइडर में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कहाँ से आ गया, वो नहीं हो, तो ये आपको लागू नहीं है। अगर ये आपको लागू नहीं है तो फिर वो क्यों आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। पर ये जनरली हम लिस्ट दे रहे हैं जिसमें जो चीज आपको लागू है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। उसके बाद में स्टॉक ऑफ गुड्स, जो भी आपने गुड्स खरीदा या जो गुड्स प्रोड्यूस किया ओके उसका स्टॉक आपको कंप्लीट मेंटेन करना पड़ेगा। आउटपुट टैक्स पेएबल एंड पेड आपको, हाँ, तो पहले जो है पहले 3 बातें गुड्स और सर्विस से रिलेटेड। भाई गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड क्या जनरल रिकॉर्ड्स है ओके। उन्होंने ये नहीं कहा कि यही फॉर्मेट में होने चाहिए वही फॉर्मेट में होनी चाहिए। फॉर्मेट आप जो भी एक्ट में देख रहे हो, जैसे आप यहाँ पे फॉर्मेट का इनकम टैक्स एक्ट में, कंपनी एक्ट में, जो भी इसमें आप मेंटेन कर रहे हो करो। हमें आप हमारा ऑफिसर जब भी आएगा तो हमें प्रोडक्शन से रिलेटेड कंप्लीट रिकॉर्ड चाहिए, हमने इनवर्ड आउटवर्ड से रिलेटेड कंप्लीट रिकॉर्ड चाहिए, गुड्स का स्टॉक के कंप्लीट रिकॉर्ड चाहिए। ये तो 3 बातें गुड्स और सर्विस से रिलेटेड हुई। उसके बाद में टैक्स से रिलेटेड उनको क्या रिकॉर्ड चाहिए कि आउटपुट टैक्स कितना पेड और पेबल आपने उसका क्लियर हमें चाहिए, पेबल कितना था, कितना पे कर दिया, कितना बैलेंस किया, उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड्स आपसे मेंटेन किया होना चाहिए। ITC अवेल, जितना भी ITC आपने अवेल किया उसका रिकॉर्ड, एंड अदर पर्टिकुलर्स कि जो रूल्स में दिया है। तो अदर पर्टिकुलर्स यहाँ लिख सकते हो, अदर पर्टिकुलर्स एज प्रिस्क्राइब इन रूल्स ओके। तो कुछ अंडरलाइन करते जाओ बेटा, लगना चाहिए ना, पढ़ा हुआ है। एज प्रिस्क्राइब इन रूल ओके। तो अब जो प्रिस्क्राइब में रूल में बताया जाएगा वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अब नीचे एक पॉइंट दिया है जो अच्छा पॉइंट है, वो है गुड्स केप्ट एट अदर देन डिक्लेयर्ड लोकेशन डीम टू बी अ सप्लाई एंड टैक्स पेबल देयर ऑन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका कोई भी गुड्स ऐसे प्लेस पे मिला जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, और वहां पे आपका गुड्स मिलता है, तो वो सिचुएशन में ध्यान से सुनिएगा, वो सिचुएशन में यस उससे डीम सप्लाई मान लिया जाएगा और उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए ख्याल रखना कि कोई भी गुड्स ऐसे प्लेस पे मत रखना जो आपकी डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस या लोकेशन नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहूंगा वो ये है कि ये जनरली सभी रजिस्टर्ड पर्सन को रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं, पर इसमें से 2 रिकॉर्ड कंपोजिशन टैक्स पेयर को मेंटेन करने की जरूरत नहीं, जो एग्जाम में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था ओके। कौन से ऐसे 2 रिकॉर्ड है जो कंपोजिशन टैक्स पेयर को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। एक है स्टॉक ऑफ गुड्स, यानी जो भी कंपोजिशन टैक्स पेयर है और वो उसके पास जो भी गुड्स का स्टॉक होगा उसके रिकॉर्ड नहीं भी मेंटेन किया तो भी चलेगा। और दूसरा आउटपुट टैक्स पेड और पेबल, इसका रिकॉर्ड जो है उसको ट्रांजैक्शन वाइज मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टर्नओवर वाइज टैक्स देता है। तो वो टर्नओवर वाइज टैक्स का तो स्टेटमेंट वो दे ही रहा है CMP 09 में, तो सॉरी CMP 08 में तो वो दे ही रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे उसको सेपरेटली देने की जरूरत नहीं है या सेपरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं। बाकी मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन वैसे ITC का भी मेंटेन नहीं करेगा, लेकिन बाय लॉ उन्होंने कहा स्टॉक ऑफ गुड्स और आउटपुट टैक्स पेबल उन्होंने मेंटेन नहीं भी किया तो भी चलेगा। चलिए, उसके बाद में रूल के थ्रू कुछ और एडिशनल रिक्वायरमेंट उन्होंने दी है। बेटा समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो जोर से बोलो यस सर। ओके, ये 3 चैप्टर बड़े इजी है, जैसे हमने जॉब वर्क देखा, दूसरा यहाँ पे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे CGST रूल में अगर हम बात करें तो गुड्स एंड सर्विस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, हाँ, तो ये रूल्स में दिया है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स हुए होंगे तो उसके भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। सप्लाइज अट्रैक्टिंग पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर RCM along with relevant document like invoices, चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, वाउचर्स ओके। तो ये भी आपको मेंटेन करना है। जैसे RCM में कि कहाँ का आपने टैक्स पे किया, सेल्फ इनवॉइसिंग किया होगा तो सेल्फ इनवॉइसिंग का भी रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करना है, एज वेल एज आपने GST में बनाए हुए सभी चालान, रूल 55 चालान, इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या वाउचर्स, रिसीव वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, ये सारे आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। एडवांस रिसीव्ड, पेड एंड एडजस्टेड, इसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सर्विस प्रोवाइडर के लिए स्पेशली एडवांस पे भी GST आता है, तो कितना एडवांस रिसीव हुआ, कितना पे हुआ, कितना एडजस्ट हुआ, उससे रिलेटेड भी आपको डिटेल्स रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। उसके बाद में रिक्वायर्ड टू बी कीप पर्टिकुलर्स ऑफ नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द सप्लायर, रेसिपिएंट एंड प्रीमाइसेस वेयर गुड्स आर स्टोर ओके। तो आपका
एड्रेस ऑफ द सप्लायर, रिसिपिएंट का भी एड्रेस आपको डिटेल रखना पड़ेगा, और कहीं पे गुड्स आपने स्टोर किए होगे, वो जो आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस स्टोर किए होगे, तो वो सिचुएशन में भी जो है बेटा उस प्रीमाइसिस की पूरा एड्रेस और डिटेल्स आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। अब ये चीज़ें तो आपको पढ़नी पड़ेगी बेटा, सिंपल है। ओके, यहाँ पे पढ़ाने लायक तो कुछ नहीं है। हाँ, ये तो वे जनरली आपको कंसे रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, पर अब मैं कुछ स्पेशल केसेस ले लेता हूं। ये जो स्पेशल केसेस है, यानी इन एडिशन टू, यहाँ जितने भी जनरल रिकॉर्ड्स में आपको जो लागू है वो तो आपको मेंटेन करना ही है, इन एडिशन टू दैट आपको कुछ एडिशनल लायबिलिटी भी उन्होंने रखी है रिकॉर्ड्स के लिए। ओके, तो ये स्पेशल केसेस में मैं आपके क्या क्या कवर करूंगा, ये एजेंट के लिए क्या एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स है, उसके बाद में यहाँ पे मैन्युफैक्चरर के लिए क्या एक्स्ट्रा रिकॉर्ड है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए क्या एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स है, और उसके बाद में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और C&F एजेंट, इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ने रखी है इन रूल 56 जो हम यहाँ पे देखेंगे। अगर रूल याद आ जाए चार्ट में तो अच्छी बात है, सेक्शन तो याद आ जाएगा रिकॉर्ड्स का 35। ओके, फिर सब सेक्शन याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज रूल्स जो है 56 में कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट रखी है। इस चार्ट में जहां पे भी मैं वर्ड पी यूज करूंगा, मतलब पी का मतलब एवरी प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल नहीं, पी का मतलब आपको एवरी प्रिंसिपल लेना है। सर इसका मतलब क्या, बताता हूं। जैसे आप एजेंट के थ्रू बेच रहे हो, तो अब सप्लायर की नहीं, एजेंट की क्या जिम्मेदारियां है, एजेंट की क्या जिम्मेदारियां है वो हम यहां पे देखेंगे। पर्टिकुलर्स ऑफ ऑथराइजेशन रिसीव्ड फ्रॉम ईच प्रिंसिपल टू रिसीव एंड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। एजेंट दो टाइप के होते हैं, आपको पता है, एक सेलिंग एजेंट होता है और एक बाइंग एजेंट होता है। तो यहां पे दो वर्ड है, अगर आप देखते हो तो रिसीव एंड सप्लाई। ओके, रिसीव और सप्लाई का मतलब क्या, तो क्या है कि अगर आप बाइंग एजेंट हो तो आप प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स रिसीव कर सकते हो और फिर प्रिंसिपल को आप ट्रांसफर करोगे। तो आप बाइंग एजेंट हो तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे आप गुड्स रिसीव कर सकते हो, उसका आपको ईच प्रिंसिपल वाइज ऑथराइजेशन लेना है। सर ईच प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि आपकी एजेंसी है, आप तीन चार कंपनीज की एजेंसी आपके पास है, तो आप तीन चार एजेंसीज के गुड्स बेचते हो। जैसे चॉकलेट की एजेंसी है आपके पास, ये ओके डेयरी मिल्क का भी एजेंसी है, इसका भी एजेंसी है, उसका भी एजेंसी है, तीन चार कंपनी है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे हर प्रिंसिपल का आपके पास ऑथराइजेशन होना चाहिए कि आपको गुड्स रिसीव करने के राइट्स है या आपको गुड्स सप्लाई करने के राइट्स है, एज वेल एज सर्विसेज रिसीव करने के राइट्स है या सर्विसेज सप्लाई करने के राइट्स है, उसका ऑथराइजेशन आपने मेंटेन करना चाहिए। चलो ये भी बात हुई। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड ऑन द बिहाफ ऑफ पी। पी मतलब ईच प्रिंसिपल, हर केस में ईच प्रिंसिपल लेके चलना, यानी जो भी गुड्स आपने लिए हैं या सप्लाई किए, रिसीव्ड, पहले तो हम बात करेंगे रिसीव्ड, तो जो भी गुड्स आपने रिसीव किए ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, उसका कंप्लीट वैल्यू, उतनी क्वांटिटी, आपको गुड्स हो या सर्विसेज हो, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाइड ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। आप प्रिंसिपल के बिहाफ पे अगर सप्लाई कर रहे हो तो वो सिचुएशन में उसका भी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको यहां रखना पड़ेगा। तो यहां पे अंडरलाइन कीजिएगा, रिसीव्ड ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, यहां पे हम, और ये सप्लाइड ऑन द बिहाफ ऑफ ईच प्रिंसिपल। डिटेल्स ऑफ अकाउंट फर्निश टू ईच प्रिंसिपल, आपको मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे प्रिंसिपल को स्टेटमेंट देने पड़ते हैं पूरा डिटेल, तो हर प्रिंसिपल को आपने कैसे स्टेटमेंट दिए हैं, ओके सप्लाई के, उसका भी डिटेल्स। एंड टैक्स पेड ऑन रिसिप्ट और सप्लाई गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ये तो बेटा तभी देखो, एजेंट को टैक्स तभी देना पड़ता है जब एजेंट जो है खुद का इनवॉइस इशू कर रहा है, ओके, अदरवाइज प्रिंसिपल को ही टैक्स देना पड़ता है। तो ये जो लास्ट वाली लाइन है वो एजेंट को अप्लाई होगी, जो एजेंट अपना खुद का इनवॉइस देगा। तो जब भी कोई एजेंट है, तो एजेंट, तो जब भी कोई एजेंट, 2 मिनट बेटा, जब भी कोई एजेंट जो है प्रिंसिपल के बिहाफ पे सप्लाई करेगा गुड्स और सर्विसेज का, प्रिंसिपल के बिहाफ पे सप्लाई करेगा या गुड्स रिसीव करेगा और टैक्स लायबिलिटी आ रही है, तो उसके भी वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा। इज इट क्लियर, यस और नो? तो ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया एजेंट से रिलेटेड। चलो नेक्स्ट आते हैं, रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर को इन एडिशन टू जनरल रिकॉर्ड, ऊपर जनरल रिकॉर्ड्स तो हमने देखा था, इन एडिशन टू जनरल रिकॉर्ड्स और कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, तो मंथली प्रोडक्शन अकाउंट शोइंग क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, आर मतलब रॉ मटेरियल, सर्विसेज यूज इन द मैन्युफैक्चर, ओके, सर्विसेज यूज इन द मैन्युफैक्चर, यानी उनको इन एडिशन टू अबव रिकॉर्ड्स रॉ मटेरियल के बहुत क्लियर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं और वो मंथली बेसिस पे मेंटेन करने। ख्याल रहे, वो जो दिया गया इन्होंने ये कहा, ये मंथली बेसिस पे उनको मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे कि ऐसा नहीं हो सकता है कि रॉ मटेरियल रिकॉर्ड एक साथ 3 महीने के, एक साथ पूरे साल भर के नहीं चलेगा। मैन्युफैक्चर होगा तो हमारा ऑफिसर कभी भी आके चेक कर सकता है और आपके मंथली बेसिस पे वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हुए होना चाहिए, तो बात जमेगी, अदरवाइज बात बिल्कुल भी नहीं जमेगी। और क्वांटिटी डिटेल्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, वेस्ट और बाय प्रोडक्ट, तो ये वेस्ट और बाय प्रोडक्ट और गुड्स जो मैन्युफैक्चर हुए उसकी कंप्लीट क्वांटिटी डिटेल्स मैन्युफैक्चर को मेंटेन करनी पड़ेगी इन एडिशन टू जनरल रिकॉर्ड्स। ये हुआ मैन्युफैक्चर के लिए।
सर्विस प्रोवाइडर के लिए। इन एडिशन टू अवर रिकॉर्ड सर्विस प्रोवाइडर होगा तो क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड्स यूज इन द प्रोविजन ऑफ सर्विस, जो जो भी इनपुट्स वो सर्विसेज में यूज करेगा उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा सर्विस प्रोवाइडर को। डिटेल्स ऑफ इनपुट सर्विस, जो भी इनपुट सर्विस यहाँ पे वो यूज करेगा, एंड डिटेल्स ऑफ सर्विस सप्लाइड। तो ये कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट जो रूल में दी गई फॉर सर्विस प्रोवाइडर को, वो उसको यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ेगी। उसके बाद में अगर वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है, हाँ वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर मतलब क्या, ओके, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, रिनोवेशन, रिपेयर्स, कंप्लीशन, ये दुनिया भर की सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें गुड्स भी इन्वॉल्व है, वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो है, जो जब भी आपके पास वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है और वो सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासीफाई होता है, तो उससे रिलेटेड आपको ये स्पेसिफिक रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन ऑन हुज बिहाफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड, मतलब जिसका भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिया उसका कंप्लीट नेम और कंप्लीट एड्रेस आपको देना जरूरी है। डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड फॉर ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको हर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। क्या डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी, जो आपने गुड्स और सर्विसेज उस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए खरीदी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑफिस में ध्यान रखना। ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाइज आपको ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। डन। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूटिलाइज फॉर ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से सुनिएगा, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूटिलाइज फॉर ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो अगेन वर्ड है कि भाई कितना यूज किया। डिटेल्स एंड पेमेंट रिसीव्ड फॉर ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर। ओके, तो जो भी आपके गुड्स और सर्विसेज के सप्लायर है उनके कंप्लीट डिटेल्स आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो पूरे डिस्कशन में ये कहूं कि आपको ये सब हर कॉन्ट्रैक्ट वाइज अलग अलग मेंटेन करना है। आई रिपीट, हर कॉन्ट्रैक्ट वाइज आपको अलग अलग मेंटेन करना है। आई होप यू अंडरस्टूड, यस और नो? अरे बात समझ में आई क्या? ओके, डन 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 डन। उसके बाद में हम बात करेंगे रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। सॉरी, हाँ, रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। यहां पे तो वो क्या कहते हैं, हाँ, अगर आप क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स होगे तो आपको ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा, जो भी गुड्स आप हैंडल कर रहे हो। ओके, और जब जब ऑफिसर को लगे ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड, और जब जब भी ऑफिसर को लगे उसकी डिटेल्स आपको ऑफिसर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। ये तो बात हुई है बेटा कि अलग अलग केसेस में आपको कैसे अलग अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। अब मैं स्पेशल ये और फिर आखिरी का एंडिंग के डिसीजन पे होगा। सेक्शन 35(2) रीड विथ रूल 58, वेयर हाउस ओनर एंड ट्रांसपोर्टर। ओके, अगर आप गोडाउन और वेयर हाउस के ओनर हो, आई रिपीट, आप गोडाउन और वेयर हाउस के ओनर हो, अगर रजिस्टर्ड होगा और सेकंड अनरजिस्टर्ड होगा। अगर आपका वेयर हाउस रजिस्टर्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका वेयर हाउस अनरजिस्टर्ड है और उसमें ऐसे गुड्स रखे जा रहे हैं जो यहां पे ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन हो, या फिर जहां पे कोई भी वेयर हाउस में ऐसे गुड्स रखे जा रहे हैं जो अभी तक जीएसटी उसके ऊपर पे ना हुआ हो, तो अनरजिस्टर्ड होगा आपका वेयर हाउस। तो ये वेयर हाउस कीपर की एक जिम्मेदारी है कि उसे एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर, UIN अलग है, ये UEN, अगर वो अपने वेयर हाउस में कोई ऐसे गुड्स रख रहा है जो नॉन जीएसटी पेड गुड्स है, हाँ सप्लायर ने वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किया होगा, सप्लायर ने किया होगा, पर इसने वेयर हाउस ने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, तो उसे एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और रजिस्टर्ड होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये जो है यहां पे सेक्शन 35(2) कहता है शैल मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ कंसाइनर, मतलब जिसका गुड्स है, और कंसाइनी और अदर रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ द गुड्स इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो रिकॉर्ड में ये गुड्स, जब भी वेयर हाउस में गुड्स होगा तो इस गुड्स का कौन कंसाइनर है, मतलब किसका गुड्स है, और कंसाइनी मतलब ये किसको जाने वाला गुड्स है, ये कंप्लीट डिटेल देनी पड़ेगी, प्लस अदर रिलेवेंट डिटेल्स। अब अदर मतलब जो रूल में दिया, नीचे बताओगा रूल 58(4) और 5 में जो अदर रिलेवेंट डिटेल्स है, वो अदर रिलेवेंट डिटेल्स भी यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो वेयर हाउस कीपर को, यानी आपको अगर वेयर हाउस कीपर आएगा तो कुछ नहीं, रजिस्टर्ड होगा, अनरजिस्टर्ड, यूनिक एनरोलमेंट नंबर, ये पॉइंट मार्क्स ले लेना, 3 to 4 मार्क्स अगर आए तो बिल्कुल ले लेना। अब रूल के हिसाब से 58(4) के हिसाब से जो वेयर हाउस कीपर है, मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू द पीरियड फॉर विच पर्टिकुलर गुड्स रिमेन्स इन अ वेयर हाउस, कौन सा गुड्स कितना टाइम वेयर हाउस में रहा उसकी पूरी डिटेल्स उनको मेंटेन करनी पड़ेगी।
पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू डिस्पैच, मूवमेंट, गुड्स रिसीव्ड एंड डिस्पोजल ऑफ गुड्स, यानी कितना गुड डिस्पैच हुआ, कितना गुड्स की मूवमेंट हुई, कितना रिसीव हुआ और कितना यहाँ पे डिस्पोजल हुआ। ओके, डिस्पोजल ऑफ सच गुड्स और डिस्पैच एक ही वर्ड है। ओके, तो कितना गुड्स डिस्पोज किया गया इसकी कंप्लीट डिटेल्स उन्हें मेंटेन करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर गुड्स रिमेन्स इन यानी पीरियड, और बाकी डिस्पैच, मूवमेंट एंड डिस्पोजल का आपको डिटेल मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट रूल 58.5 क्या कहते हैं? स्टोर द गुड्स इन सच अ मैनर दैट दे कैन बी आइडेंटिफाइड एटम वाइज, और एक जिम्मेदारी है कि एटम वाइज और ओनर वाइज हर गुड्स क्लियरली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। यानी जब भी हमारा ऑफिसर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आएगा, ध्यान सुनिएगा, जब भी हमारा ऑफिसर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आएगा या इंस्पेक्शन के लिए आएगा, तो एटम वाइज या ओनर वाइज यहां पे वो गुड्स उसने प्रॉपरली मेंटेन करने चाहिए, सो दैट फिजिकल एग्जामिनेशन यहां पे थोड़ा इजी हो। ओके, तो ये था बेटा ट्रांसपोर्टर, सॉरी वेयर हाउस कीपर। अब आता है पिक्चर में ट्रांसपोर्टर, यानी रजिस्टर पर्सन हो गया, वेयर हाउस कीपर हो गया, ट्रांसपोर्टर हो गया, एजेंट भी हो गया। हमने देख लिया कि इनको क्या स्पेशल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के हैं। ओके, आ रहा है बेटा इजीली समझ में? चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा तो भी समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? यस, बस इतना ही करना है आपको, सच में वो चैप्टर पढ़ना भी नहीं है, बस इतना कर लो, दैट्स इनफ। वेरी गुड, ये हुई ना बात। उसके बाद में ट्रांसपोर्टर होगा। ट्रांसपोर्टर अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ओके, ट्रांसपोर्टर अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड है पर वो गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, भाई गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो वो बंदे का कुछ तो डिटेल गवर्नमेंट के पास चाहिए ना। ओके, कल गुड्स पकड़ा गया, कल गुड्स में यहाँ पे प्रॉपर इनवॉइस नहीं होगा, जो भी हो, तो अगर ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड है तो उसको भी ये रिक्वायरमेंट है यूनिक एनरोलमेंट नंबर, यूईएन, यूआईएन नहीं, तो अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर को यूईएन लेना पड़ेगा। सेक्शन 35(2) कहता है कि अगर ट्रांसपोर्टर है तो वही प्रोविजन है, शैल मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ कंसाइनर, ट्रांसपोर्टर को भी किसका गुड्स लेके जा रहा है उसकी डिटेल्स, कंसाइनी कौन है यानी कंसाइनर और कंसाइनी, यहां पे उनकी डिटेल उसको देनी पड़ेगी। क्लियर बेटा? कंसाइनर और कंसाइनी उनकी डिटेल्स उनको देनी पड़ेंगी, और अदर डिटेल्स जो रूल में दी गई वो हम देखेंगे वो क्या है। ट्रांसपोर्टर होगा तो शैल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड, अंडरलाइन, गुड्स ट्रांसपोर्टेड, डिलीवर्ड और गुड्स स्टोर्ड इन ट्रांजिट along with GST of registered consignor and consignee for each of his branches, very important, for each of his branches, मतलब कौन सा गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, डिलीवर्ड कर दिया, इन बिटवीन बहुत सी बार ट्रांसपोर्टर स्टोर करता है, उसकी कंप्लीट डिटेल्स, और हर कंसाइनर कंसाइनी का जीएसटीएन नंबर और उनके ब्रांचेस की डिटेल्स उसको मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर वो रजिस्टर्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अनरजिस्टर्ड है तो उसे यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। चलो, ये बात हमारी हुई। उसके बाद में यहाँ पे रूल 58(1)(a, if transporter is registered is more than one state or union territory, अगर कोई ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड है, ओके, हाँ ये पॉइंट समझ लो, ये आगे ईवे बिल में भी बहुत काम आएगा। ईडब्ल्यू भी जब भी वर्ड आएगा लिख दो, ईडब्ल्यू मतलब ईवे बिल। क्या हो जाता है कि अगर एक बड़ा ट्रांसपोर्टर है और उसके हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, और हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन होने की वजह से अब बहुत सी बार वो ट्रांसशिपमेंट शिपमेंट करता है। मतलब क्या, अगर यहां से मुझे दिल्ली लेके जाना है गुड्स, तो हो सकता है कि उसका ट्रक डायरेक्ट दिल्ली नहीं जा रहा है, तो यहां से उसका एक ट्रक गुजरात जा रहा है और गुजरात से दूसरा ट्रक दिल्ली जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसशिपमेंट। तो अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ का उसका महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन अलग है, गुजरात का रजिस्ट्रेशन अलग है, तो यहाँ उन्हें ईवे बिल बनाने में बहुत दिक्कत जाती है, क्योंकि ईवे बिल में ट्रांसपोर्टर का जो यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट होता है तो उसको पार्ट भी चेंज करना पड़ता है और उसको बहुत दिक्कत जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे अगर ट्रांसपोर्टर के मल्टीपल स्टेट में प्रीमाइसेस हो गए और रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस हो गए, तो वो ईवे बिल बनाने के लिए इतने सारे जीएसटी का रेफरेंस न लेते हुए ईवे बिल बनाने के लिए यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर ले सकता है। यानी उनको एक नंबर मिल जाएगा, और जब भी वो इंडिया में कहीं पे भी ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो जीएसटीएन नंबर रेफर ना करते हुए यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर भी रेफर कर दिया ईवे बिल में तो भी चलेगा। ओके, तो देखो यहां पे दोनों में डिफरेंस है, एक है यूनिक एनरोलमेंट नंबर और एक है यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर। इज इट क्लियर? यस और नो? ओके, तो इन्हें अपने
इसका बहुत फायदा है बेटा। एक बार उन्होंने यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर ले लिया तो अब उनको ईवे बिल बनाते वक्त जब भी कहीं कभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट करना रहा या किधर भी शिफ्ट करना रहा तो उनको अब जीएसटीएन रेफरेंस के जीएसटीन जो है वो रेफर करने की जरूरत नहीं है, उनको यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर भी रेफर कर लिया तो भी चलेगा। तो ये डिस्कशन हमने किया रिगार्डिंग टू यहाँ पे हर सेक्टर में रिकॉर्ड्स कैसे, इतना क्लियर वे में मैंने चार्ट बना के दिया है, आपको याद रखने में भी बहुत आसानी होगी। वो थ्योरी पढ़ने के बजाय आपने ये चार्ट भी पढ़ लिया तो दैट्स इनफ। अच्छे से चार्ट में मजा आया बेटा आपको सभी को? हाँ वेरी गुड। चलो अब बॉटम में आ जाते हैं। प्रोसीजर फॉर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, आप अकाउंट्स कैसे मेंटेन करोगे? ओके तो चलिए आ जाते हैं। आप अकाउंट्स मेंटेन करते वक्त इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करोगे। ओके प्रॉपर उसका बैकअप रखोगे रिकॉर्ड्स का, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ओके उसके बाद में नेक्स्ट, ओके रिकॉर्ड टू बी प्रोड्यूस टू द ऑफिसर अलॉन्ग विथ फाइल्स एंड पासवर्ड्स, नो एंट्री टू बी इरेज और रिटर्न, कोई भी एंट्री आप रिकॉर्ड्स में जैसा कोई एंट्री किया है यहाँ पे तो यहाँ पे ऐसे इरेज नहीं करोगे, यहाँ इरेज नहीं करोगे या और रिटर्न नहीं करोगे। जैसा यह 5000 है तो इसको ऐसा 6 कर दिया और रिटर्न नहीं करोगे। अगर आपको 5000 को आपके रिकॉर्ड्स में चेंज करना है ओके तो आप इस तरह से स्क्रैच करके, अगर मैन्युअल मेंटेन किए होगे तो स्क्रैच करके वापस से ऐसा लिखोगे 6000, इरेज नहीं करोगे और ओवर रिटर्न नहीं करोगे। आप इसको चेंज करना है तो ऐसे, ये स्पेशली मैनुअल के केस में ध्यान रखना है। उसके बाद में मैनुअल रिकॉर्ड सीरियली नंबर्ड होने चाहिए अगर मैनुअल रिकॉर्ड आप मेंटेन कर रहे हो। हाँ इंपॉर्टेंट, कॉन्सिक्वेंसेस फॉर फेलियर टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, आपने अगर ऊपर दिए गए हमने रूल्स में या फिर सेक्शन 35 में जो भी रिकॉर्ड्स आपको बोले आपने मेंटेन नहीं किए तो नॉन अकाउंटेड गुड्स एंड सर्विसेज रिगार्डेड एज डीम सप्लाई एंड टैक्स पेबल। पहली बात तो जिसके जिसके रिकॉर्ड्स नहीं मिले और हमें पता चला कि आपने गुड्स और सर्विसेज सप्लाई किया तो वो डीम सप्लाई मान के उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया जाएगा और इसका वैल्यूएशन बेटा रूल 30 में 110% पे चले जाएगा। और क्या होगा, और 73-74 की जो रिकवरी प्रोसीडिंग है, डिमांड एंड रिकवरी प्रोसीडिंग, वो आपके अगेंस्ट में ले ली जाएगी। उसके बाद में सर हमें रिकॉर्ड जीएसटी में कितने पीरियड तक मेंटेन करने हैं, तो आपको रिकॉर्ड 72 मंथ्स यानी 6 ईयर्स, 72 मंथ्स मतलब 6 ईयर्स तक आपको मेंटेन करने हैं फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न 6 साल तक आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। उसके बाद में इफ सब्जेक्ट मैटर इज फॉर अपील और रिवीजन रिटेंशन शैल बी लेटर ऑफ 1 year of final disposal of appeal or 72 months from the due date of furnishing of annual return। अच्छा ये 6 years कहां से लेना, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न मतलब क्या, मतलब अगर 2021 का आप यहाँ पे रिकॉर्ड्स है, इसकी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट 31 दिसंबर 21 आएगी, तो 31 दिसंबर 21 से लेके तो आगे के 72 मंथ्स यानी 6 साल आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, 6 साल आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। इज इट क्लियर, यस और नो? उसके बाद में नेक्स्ट, हाँ ये 6 साल आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। उसके बाद में अगर अपील में गया, समझ लो आपके देखो आपको शो कॉज नोटिस आई 4 साल बाद, आप डिमांड ऑर्डर फाइल हुई 4.5 साल बाद, उसने आपने अपील फाइल कर दी, अपील को लग गया आगे के और 3 साल, तो अब लॉ क्या कहता है, अब 5 साल तो डिमांड ऑर्डर को लग गई प्लस 3 साल आगे अपील का डिस्पोजल आने को लेगी 8 साल, पर आपके तो एनुअल रिटर्न से 6 साल खत्म हो गए, तो फिर क्या रिकॉर्ड फाड़ के फेंक दे? नहीं। अगर आपकी केस अपील में होगी तो फिर आपको हो सकता है 6 साल बाद भी रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। और कब तक, विच एवर इज लाइटर, मतलब 6 साल बाद भी मेंटेन करने पड़ेंगे। और कब तक, जिस दिन अपील डिस्पोज हुई वहां से 1 साल और आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यानी आपकी अपील अगर 8 साल बाद डिस्पोज हुई तो आपको 9 साल तक रिकॉर्ड तो मेंटेन करने पड़ेंगे। ये पॉइंट समझा क्या आपको? बोलो यस। ये पॉइंट समझा कि नहीं समझा? बोलो यस। वेरी गुड। उसके बाद में ऑडिटर्स अकाउंट, ठीक है, इसके ऊपर तो मुझे लगता कोई सवाल पूछेंगे। ये प्रोविजन ऑलरेडी आपके चार्ट बुक में स्क्रैच किया होगा, नहीं किया होगा तो कर लो, क्योंकि अब हम ऑलरेडी रिटर्न चैप्टर में देख चुके हैं कि सेक्शन 35 स्टैट्यूटरी ऑडिट की प्रोविजन अब अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। डन डना डन डन। हाँ आ गया चार्ट आपके सामने। जॉब वर्क, सबसे पहले तो जॉब वर्क को एक सेक्शन है 19 जो
आईटीसी का सेक्शन है वो प्लस सेक्शन 143, ये दो सेक्शन को ध्यान में रखते हुए जॉब वर्क की पूरी प्रोसेस आपको समझना है। ठीक है, अब देखिए बेटा, पहले पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से समझ लो और उसके बाद में हम यहाँ की उसकी लेफ्ट साइड में दी गई प्रोविजंस को देख लेंगे। भाई एक मैन्युफैक्चरर है, रजिस्टर्ड पर्सन है, मैन्युफैक्चरर हो सकता है, ट्रेडर हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, वो कुछ गुड्स ले रहा है। ओके, यहाँ पे आई का मतलब इनपुट्स और सीजी का मतलब कैपिटल गुड्स, आप लिख लो अगर लिखना होगा तो साइड में, आई मतलब इनपुट्स और सीजी मतलब कैपिटल गुड्स। अब ये जो मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है या सर्विस प्रोवाइडर है, ये गुड्स बुलवा रहा है अपने सप्लायर से, वो उसका सप्लायर है और सप्लायर से गुड्स मंगवा रहा है। अब यहाँ दो बातें हो सकती है, गुड्स डायरेक्टली उसके प्रीमाइसेस में आ जाएगा या डायरेक्टली गुड्स प्रीमाइसेस में आ जाएगा, या हो सकता है कि ये जो गुड्स है ये जॉब वर्कर को सप्लाई हो जाएगा, डायरेक्टली जॉब वर्कर को सप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो अब सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कि ये इनपुट्स और कैपिटल गुड्स जो है ये प्रीमाइसेस में आ गया। तो अगर ये प्रीमाइसेस में आ गया तो हमने आईटीसी के सेक्शन 16 की कंडीशंस फुलफिल कर दी, गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड, सप्लायर का इनवॉइस आल्सो रिसीव्ड, तो हम उसके आईटीसी ले सकते हैं। मैंने उसके आईटीसी ले लिए। अब दूसरा सवाल ये है कि सर गुड्स नहीं भी आया, हमारे प्रीमाइसेस में नहीं आया, डायरेक्टली वो जॉब वर्कर को चले गया। अगर डायरेक्टली जॉब वर्कर को यहाँ पे चले गया तो क्या हमें आईटीसी लेना है? ठीक है, वो जॉब वर्क से आएगा तब आएगा, पर जॉब वर्क तो रिसीव हुआ तो क्या हमें आईटीसी लेना है? तो ले सकते हैं क्या? यस। यहां सेक्शन 19 जो है बड़ा रोल प्ले करता है। सेक्शन 19 कहता है कि अगर जॉब वर्क के प्रीमाइसेस पे भी डायरेक्टली गया होगा तभी आपको आईटीसी मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए हम आईटीसी उसी मंथ पे ले लेंगे, इनवॉइस के बेसिस पे, जो मंथ में यहाँ पे गुड्स हमें आ जाएंगे। एक पॉइंट और बता देता हूं, जब सप्लायर डायरेक्टली जॉब वर्कर को भेजेगा तो सप्लायर के इनवॉइस में, सप्लायर के इनवॉइस में बिल टू और शिप टू ये वर्ड रहेगा। बिल टू और शिप टू क्या? बिल टू दिस रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन वो शिप टू जो कर रहा है वो जॉब वर्क को कर रहा है, इसलिए उसके इनवॉइस में जॉब वर्क का एड्रेस रहेगा। ये सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि गुड्स वहां जा रहा है, क्योंकि इसका ईवे बिल भी बनेगा और ईवे बिल में बीच में अगर कहीं रोका गया तो उसमें क्लियर होना चाहिए कि गुड्स जा कहां रहा है। इसलिए ये सप्लायर की जिम्मेदारी होगी कि वो जॉब वर्क का भी एड्रेस देगा, बिल टू इधर जाएगा और शिप टू इधर जाएगा और ईवे बिल जॉब वर्क के नाम पे बनेगा। आपके सभी डाउट्स बाद में, पहले पूरा ये प्रोसीजर समझ लो। मजा आ रहा है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में? ये एक एक कैरेक्टर हमने बनाया, नॉट कॉपीड फ्रॉम एनीवेयर, ये पूरा कैरेक्टर हमने बनाया है। ये समझा कि नहीं समझा? अरे कोई कनेक्टेड है कि नहीं है? हाँ ठीक है। तो अब यहां पे ये जो है बेटा, अब लॉ क्या कहता है? एक और पॉइंट, आपके प्रीमाइस में आने के बाद एज सच, पहला वाला ट्रक देखो, एज सच, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एज सच या आफ्टर प्रोसेसिंग आप ये गुड्स जॉब वर्कर को भेज सकते हो, यानी एज सच आफ्टर प्रोसेसिंग ये गुड्स जॉब वर्कर को भेज सकते हो। अब यहां पे और सेक्शन 19 बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, अब ये जो है ये बड़ा रोल प्ले करता है। अब ये क्या कहता है देखो, यहां पे सेक्शन 19 कहता है डायरेक्टली भेजा तो भी आपको आईटीसी दे दिया जाएगा, और अगर आपने यहां पे आने के बाद भी भेजा तो भी आप, क्योंकि जब रिसीव हुआ तब आपने आईटीसी ले लिए होगे, रिसीव पे आईटीसी ले लिए होगे, तो आपके आईटीसी रिवर्स नहीं होगे, इवन तो आप जॉब वर्क को भेज रहे हो। ओके, जॉब वर्क को भेज रहे हो, रिवर्स नहीं होगे, आपके आईटीसी कंटिन्यू रहेंगे। यहां तक सेक्शन 19 का रोल है कि आपके आईटीसी कंटिन्यू रहेंगे, आप जॉब वर्क को भेज दो। जॉब वर्क को भेजते वक्त अब आपको जीएसटी में क्या करना पड़ेगा? रूल 55 में, रूल 55 कहता है, कल ही हमने देखा था रूल 55 चालान, जब भी कोई गुड जॉब वर्क को जाता है तो आपको चालान बनानी पड़ेगी। इसे स्टॉक ट्रांसफर चालान भी कहा जाता है या रूल 55 चालान भी कहा जाता है, और साथ साथ में इसका ईवे बिल भी बनाना पड़ेगा। ईवे बिल की प्रोविजन मैं नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूंगा। जॉब वर्क सेम स्टेट में हो तो वो जो वैल्यू 50,000 से क्रॉस होता है, और अदर स्टेट में जा रहा हो, जॉब वर्क को जा रहा हो, तो वो केस में इंटर स्टेट में तो कंपलसरी ईवे बिल है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे ईवे बिल में, उसमें मैं समझा दूंगा। गुड्स जो है अब ये जा रहा है बेटा जॉब वर्कर को। कंडीशन क्या है कि आपके क्रेडिट कंटिन्यू रहने दो, हमें दिक्कत नहीं, लेकिन जो जॉब वर्क को गुड्स जा रहा है वो जॉब वर्क से आपका गुड्स प्रोसेस होके, ये देखो प्रोसेस होके आ रहा है, और आपका गुड्स प्रोसेस होके 1 ईयर या फिर 3 इयर्स में वापस आ जाना चाहिए। तो सेक्शन 19 में हमने ये देखा था, सेक्शन 143 की भी यही कंडीशन है कि आपका गुड्स प्रोसेस होके रिटर्न ऑफ द गुड्स जो होना चाहिए, इनपुट होगा, ये आई मतलब इनपुट होगा तो 1 ईयर में आ जाना चाहिए, कैपिटल गुड्स होगा तो 3 इयर्स में आ जाना चाहिए, जहां एक्सटेंशन 1 ईयर का इनपुट को और मिल सकता है और कैपिटल गुड्स को 2 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है।
अगर ये 1 ईयर और 3 ईयर्स में या एक्सटेंडेड पीरियड में नहीं आता है तो बेटा ये सिचुएशन में ये जो है ये डीम सप्लाई मान लिया जाता है। ये डीम सप्लाई मान लिया जाता है अगर वो 1 ईयर और 3 ईयर्स में नहीं आता है तो डीम सप्लाई मान लिया जाता है। पर ये कंडीशन मोल डाइज हमने देखा था, मोल डाइज जिक्स और फिक्सर्स को अप्लीकेबल नहीं है। मतलब आपने कोई मोल डाई वगैरह जो भेजे होगे, किसको भेजे होगे, जॉब वर्कर को, वो 1 ईयर और 3 ईयर्स में नहीं आते या एक्सटेंडेड पीरियड में नहीं आते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके क्रेडिट कंटिन्यू रहेंगे और वो सिचुएशन में वो डीम सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन यहां पे अगर बाकी कोई गुड्स हो गए तो वो सिचुएशन में डीम सप्लाई माना जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट वर्ड पे आपका ध्यान लाना चाहिए, डीम टू बी सप्लाइड ऑन द डेट व्हेन इट वाज सेंट और रिसीव्ड टू जॉब वर्कर, यानी जिस दिन आपने भेजा, आपने आपने आपके प्लेस से भेजा उस दिन ही वो सप्लाई माना जाएगा, उस दिन का सप्लाई माना जाएगा। या डायरेक्टली भेजा होगा, डायरेक्टली भेजा होगा तो जिस दिन उसे रिसीव होगा उस दिन का सप्लाई माना जाएगा। इसके बहुत सीवियर इंपैक्ट है क्योंकि आपने भेजा होगा 1 साल पहले, तो 1 साल पहले का सप्लाई मतलब क्या, अब उस मंथ का सप्लाई मान लिया तो तब से अभी तक का जो आपका टैक्स अमाउंट है उसका इंटरेस्ट और लेट पेमेंट की पेनल्टी भी आपके ऊपर आ जाती है। तो ये बहुत सीवियर इंपैक्ट है, इसलिए आपको 180 डेज, सॉरी 180 डेज कहां से आ रहा है, 1 ईयर और यहाँ पे 3 ईयर्स में या एक्सटेंडेड पीरियड में लाना ही पड़ेगा। नहीं तो ओके आपने भेजा होगा तो इस दिन का सप्लाई मान लिया गया या रिसीव होगा तो इस दिन का सप्लाई मान लिया जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो, इसके बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस इंटरेस्ट और पेनल्टी के आ सकते हैं। ओके तो सोच समझ के जॉब वर्कर के ट्रांजेक्शन्स कीजिएगा और वापस लाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। लेकिन अब सवाल क्या है, अब सवाल यह है कि सर भाई मैं वापस नहीं लाना चाहता हूं, मेरा जॉब वर्कर मुंबई का, मैं नागपुर का हूं और मैं नागपुर का हूं और जॉब वर्कर मुंबई का है। ओके तो अब सर मैं मुंबई से ही डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, क्यों वापस लाओ, क्यों ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगाओ। ओके मैं मुंबई से ही डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, तो क्या सर मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूं, प्लीज ना सर। ओके एक्सपोर्ट करने दो ना सर, क्यों वापस लाने की कंडीशन रखते हो जॉब वर्क के प्लेस से। तो यस आप जॉब वर्क के प्लेस से 3 बातें कर सकते हो। ओके अब ये यहां सेक्शन 143 बड़ा रोल प्ले करता है, यहां 143 पिक्चर में आ जाता है। अब 143 पिक्चर में आ जाएगा। अब वो क्या लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि जॉब वर्कर जो है यहां से डायरेक्ट आपको गुड्स यानी प्रिंसिपल को, इसका नाम मैं लूंगा प्रिंसिपल। ओके यहां प्रिंसिपल वर्ड डाल देना, प्रिंसिपल को जॉब वर्क के प्लेस से अगर गुड्स एक्सपोर्ट करना है तो वो एक्सपोर्ट कर सकता है। ओके अब उसमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट फ्रॉम द जॉब वर्क प्लेस, प्रिंसिपल को कुछ बातें पूरी करनी पड़ेगी। पहला तो यहां से जब निकलेगा जॉब वर्क के प्लेस से तो प्रिंसिपल को एक्सपोर्ट इनवॉइस बनाना पड़ेगा, यानी इनवॉइस जॉब वर्कर को नहीं बनाना है। जो ओके यहां पे इनवॉइस जो है प्रिंसिपल को बनाना है और प्रिंसिपल यहां से एक्सपोर्ट करने वाला है, इनवॉइस प्रिंसिपल बनाएगा। बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है मतलब ये 0 रेटेड सप्लाई है, अगर ये 0 रेटेड सप्लाई है तो वो सिचुएशन में यहां पे बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग प्रिंसिपल को ही कंप्लीट करना है। और अगर वो बॉन्ड दे रहा होगा तो आईजीएसटी देने की जरूरत नहीं है, अगर वो बॉन्ड नहीं दे रहा होगा तो आईजीएसटी का पेमेंट भी प्रिंसिपल को ही करना है और वो पेमेंट करके उसको यहां से गुड्स निकालना है। यानी जॉब वर्कर को यहां कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और कि ये सारी चीजें सेक्शन 143 के हिसाब से किसको करनी पड़ेगी, सेक्शन 143 के हिसाब से प्रिंसिपल को करनी पड़ेगी। देखो यहां पे समझा कि नहीं समझा। ओके बोलो यहां तक जितने भी मेरे से कनेक्टेड है जोर से बोलो, समझा कि नहीं समझा। वेरी गुड, ये हुई ना बात। अब देखो आगे बेटा मेरा रोल बस इतना है कि जो चीजें बुक्स में दी है उसको आपको इजी वे में ट्रांसलेट कर देना है, ठीक है, बस मेरा रोल इतना ही है। और जितना अच्छे से मैं आपको इजी वे में कन्वे कर सकूं आपको उसके बेस पे मार्क्स कमाना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एक सवाल और आएगा, चलो एक्सपोर्ट का तो क्लियर हो गया। क्या एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर को मैं भेज सकता हूं क्या, बिल्कुल भेज सकते हो। यहां सेक्शन 143 अलाउ करता है, साथ साथ में सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन भी कि एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर आप गुड्स भेज सकते हो। चलिए सर मैं अगर एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर को गुड्स भेज रहा हूं तो क्या इसकी भी कोई चालान बनानी पड़ेगी। यस बेटा कवरिंग डॉक्यूमेंट तो चाहिए, ईवे बिल तो रहेगा ही रहेगा, पर ईवे बिल के साथ साथ आपका कवरिंग डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहां से यहां तक का गुड्स भेजने का ओके यहां पे कवरिंग डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर आपका एक सवाल आएगा, सर ये कवरिंग डॉक्यूमेंट कौन बनाएगा, क्या ये जॉब वर्कर को बनाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने यहां पे ओके बहुत चालाकी की, गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई जॉब वर्कर भी बनाएगा तो भी चलेगा, प्रिंसिपल बनाएगा तो भी चलेगा, हमें कवरिंग डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर वो प्रिंसिपल बनाए या जॉब वर्क बनाए, ओके यहां से जब गुड्स जाएगा तो वी नीड कवरिंग डॉक्यूमेंट। इज इट क्लियर। ओके समझा कि नहीं समझा। तो ये जो कवरिंग डॉक्यूमेंट यहां पे बनेगा, तो देखो ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब वर्कर टू अनदर जॉब वर्कर अलाउड, न्यू रूल 55 चालान। ओके यानी यहां जो रूल 55 चालान बाय प्रिंसिपल और जॉब वर्कर दोनों में से कोई भी बना सकता है। ओरिजिनल रूल 55 चालान शैल बी इंडोर्स। अब देखो
यहां जो रूल 55 चालान जो ओरिजिनल बनी थी, सर इसको ही मैं आगे दे दूं क्या? अब देखो मैं आपको बता दूं, जब आगे गुड्स जा रहा है और पूरा का पूरा कंसाइनमेंट जा रहा है, यानी जॉब वर्क आया था और ये पूरा आगे दूसरे जॉब वर्कर को जा रहा है, तो फिर ओरिजिनल चालान पे भी एंडोर्स कर दिया तो चल जाएगा, ओरिजिनल चालान पे एंडोर्स कर दिया तो चल जाएगा। लेकिन वो पीसबीएल फॉर्म में जा रहा है, यानी पार्ट पार्ट में जा रहा है, तो फिर ओरिजिनल चालान नहीं चलेगी क्योंकि उसमें क्वांटिटी अलग है। वो सिचुएशन में नई चालान बनानी पड़ेगी। वो नई चालान जॉब वर्कर या प्रिंसिपल दोनों में से कोई भी बना सकता है। समझा क्या? यस, मुझे आपसे रिस्पॉन्स चाहिए, समझा या नहीं समझा, बोलिए फटाफट। यस, ये आया ना मजा। ओके, उसके बाद में अब ये दूसरे जॉब वर्कर पे पास आ गया। ओके, अब सवाल कभी कभी ये होता है कि सर, अब एक और मैं कंसेप्ट लेना चाहूंगा कि सर ये जॉब वर्कर हो या ये जॉब वर्कर हो, आपने क्या कहा कि भाई इतने पीरियड में मैं वापस लेके आ जाऊं, इतने पीरियड में मैं वापस लेके आ जाऊं, ठीक है मैं लाऊंगा, लेकिन मेरे को सवाल है, क्या मैं इस जॉब वर्कर के प्लेस से या इस जॉब वर्कर के प्लेस से एक्सपोर्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, ऊपर मैंने दिया है। क्या एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर को ट्रांसफर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर को ट्रांसफर, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। नेक्स्ट, क्या सर मैं जॉब वर्क, इधर ये जॉब वर्कर हो या ये जॉब वर्कर हो, क्या सर मैं डायरेक्ट कस्टमर को भेज सकता हूं? क्या डायरेक्ट कस्टमर को भेज सकता हूं क्या? बोलो ना, क्योंकि अब सर मेरा जॉब वर्कर है यहां पे दिल्ली में, और दिल्ली के पास पंजाब है, और मुझे अब मैं दिल्ली से महाराष्ट्र क्यों लाऊं भाई, मैं दिल्ली से जो है डायरेक्ट पंजाब को भेजना चाहता हूं। ओके, क्यों ट्रांसपोर्टेशन लगाओ, क्यों आपकी कंडीशन जो है, आप जस्ट आपने ओके पेन उठाया, लॉ बना लिया, अरे आपको लॉ बनाने में जाता क्या है, मेरा ओके तेरा क्या घाटा, इसमें मेरा ही घाटा। समझ में आता है? तो ओके, अगर ये बात समझ में आता तो तू कुछ कर पाता। तो इन सिंपल वर्ड, ओके मैं वापस नहीं लाऊंगा यार, मुझे परमिट करो कि मैं जॉब वर्क के प्लेस से ही डायरेक्ट कस्टमर को दे सकूं। तो यहां पे सेक्शन 143 और रोल प्ले करता है। सेक्शन 143 कहता है, ओके हाँ मैं लूंगा, तो यहां पे सुनिए कि 143 कहता है कि यहां पे सर हाँ आप ट्रांसफर कर सकते हो। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये जॉब वर्कर या पहला जॉब वर्कर जो भी हो, ये यहां पे दो टाइप के इनवॉइसेस बनेंगे। एक, गुड्स डायरेक्टली कस्टमर को दिया गया, गुड्स डायरेक्टली कस्टमर को दिया गया, वो एक इनवॉइस। जो इनवॉइस प्रिंसिपल बनाएगा, पी मतलब प्रिंसिपल बनाएगा टू बायर, क्योंकि ओरिजिनल गुड्स प्रिंसिपल का है, उसको ही बेचने के राइट्स है। तो गुड्स का इनवॉइस, जो गुड्स बेचा जा रहा है उसका इनवॉइस प्रिंसिपल बनाएगा। जो सप्लाई ऑफ गुड्स रहेगा, हाँ इनवॉइस प्रिंसिपल बना के इसको भेजेगा, सॉरी कस्टमर को भेजेगा, और इसको जो है एक जॉब वर्कर को वहां से रिमूव करने के लिए एक कॉपी भेज देगा। अब ये जो प्रिंसिपल है यानी बायर्स कॉपी जो जॉब वर्कर आगे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो यहां मेनली है, बस आपको एग्जाम के लिए याद रखना है कि इनवॉइस प्रिंसिपल बनाएगा, जो इनवॉइस सप्लाई ऑफ गुड्स का रहेगा, और सप्लाई ऑफ गुड्स जो है जिसपे ऊपर जीएसटी प्रिंसिपल देगा, और उसका टाइम ऑफ और वैल्यू ऑफ सप्लाई एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12 से फिक्स होगा, एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12 से फिक्स किया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। एक इनवॉइस जो यहां से गुड्स निकलते वक्त प्रिंसिपल का बना, जो कस्टमर को जा रहा है, एंड गुड्स डायरेक्टली सप्लाई टू द बाय बायर टू प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजेक्शन प्रिंसिपल और बायर के बीच में हुआ है। डन। अब दूसरा, जॉब वर्क ने जो सर्विस दी, क्योंकि जॉब वर्क की सर्विस है एज पर शेड्यूल 2 पैरा 3, किसी और के गुड्स पे ट्रीटमेंट और प्रोसेस करना वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। अब जॉब वर्कर जो सर्विस दे रहा है वो भी अपना इनवॉइस बनाएगा, वो होगा इनवॉइस 2। ओके, वो उसका इनवॉइस होगा। मुझे बताओ ये इनवॉइस 2 जॉब वर्कर किसको देगा? ओके, ये जॉब वर्कर ये जो इनवॉइस है उसने प्रोसेसिंग किया। अब मैं आपके सामने सवाल रखता हूं, क्या वो बायर को देगा, बायर मतलब बी लिखना, या प्रिंसिपल को देगा, पी लिखना? बताओ किसको देगा? ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है, वो प्रिंसिपल को देगा। उसको क्या लेना बायर से, लेना देना बायर से, उसका तो कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल से हुआ है, प्रिंसिपल से हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में वो अपना सेकंड इनवॉइस जो सर्विस का इनवॉइस है प्रिंसिपल का बनाएगा। अब यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहां इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोसेसिंग के लिए कुछ मटेरियल उसने खरीदा है। कम ऑन, प्रोसेसिंग के लिए कुछ मटेरियल उसने खरीदा है, उसने कोई भी मटेरियल खरीदा हो, लेकिन किसी और के गुड्स पे यहां पे एक्टिविटी करना ये ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, तो इसका सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा। अब सवाल यह है कि जब ये जॉब चार्जेस लगा रहा है और जो मटेरियल उसने खरीदा है, क्या वो मटेरियल वैल्यू का पार्ट बनेगा? ऑब्वियसली वैल्यू का पार्ट बनेगा, यानी जॉब चार्जेस 30,000, मटेरियल 5,000, टोटल 35,000, ये उसके वैल्यू का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो ये टोटल सर्विस की वैल्यू मानी जाएगी। ओके, यहां पे और 35,000 पे जीएसटी लगेगा, जो यहां पे सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा।
इसका टीओएस सेक्शन 13 के हिसाब से एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस का होगा। और नो डाउट जो उसने मटेरियल खरीदा है जॉब वर्कर, उसका आईटीसी, इसका आईटीसी जब टैक्सेबल वैल्यू 35,000 पे जीएसटी लगेगा उसका आईटीसी वो ले सकता है। पर जॉब वर्कर जो ओरिजिनल गुड्स है उसका आईटीसी जॉब वर्कर नहीं ले सकता, क्योंकि उसका आईटीसी ऑलरेडी प्रिंसिपल ले चुका है। ध्यान सुनिएगा, उसका आईटीसी ऑलरेडी प्रिंसिपल ले चुका है, इसलिए उसका आईटीसी जो है यहां पे जॉब वर्कर नहीं लेगा। जॉब वर्कर ने जो मटेरियल खरीदे होगे, जो सर्विसेज खुद खरीदी होगी फॉर दैट प्रोसेस, उसका ही आईटीसी उसे मिलेगा। अरे समझा या नहीं समझा? समझा होगा तो यस बोलो, जोर से बोलो यस सर। ओके, अब आपका एक सवाल है कि जो हमें टाइम लिमिट मिली है, जो यहां पे 1 साल या 3 साल जो हमें बेसिक टाइम लिमिट मिली है या एक्सटेंशन टाइम लिमिट मिली है, ये एक एक जॉब वर्कर के लिए क्या मतलब? क्या इसके लिए 1 साल 3 साल, फिर इसके लिए भी 1 साल 3 साल? अब मजा आ गया? नहीं, ये टोटल टाइम लिमिट है। यानी ये 1 साल या 3 साल में आपके जितने भी जॉब वर्कर है वो सभी जॉब वर्कर को मिला के 1 साल और 3 साल में वापस आना चाहिए। आपके अगर 10 जॉब वर्कर हो गए तो 10 जॉब वर्कर को कंसिडर करके यहाँ पे 1 साल और 3 साल का पॉइंट यहाँ पे उन्होंने कंसिडर किया है। ओके, यहां पे एक सवाल और आया कि सर बायर ने एक्स फैक्ट्री डिलीवरी लिए, वो डिलीवरी से लेना देना ही नहीं है यार। ओके, जॉब वर्कर के प्लेस से डायरेक्टली बाहर जा सकता है, हमने दी होगी या उसने लिया होगा। बनेंगे तो 2 इनवॉइस ना बेटा, गुड्स बेचा उसका इनवॉइस और सर्विस दी उसका इनवॉइस, उससे क्या लेना देना है कि कौन कहां से डिलीवरी ले रहा है। बनेंगे तो वही। ओके, बस सवाल ये है कि क्या जॉब वर्कर के प्लेस से डायरेक्ट बेच सकता हो? क्या डायरेक्ट आप सेल कर सकते हो? सॉरी, डायरेक्टली आप सप्लाई कर सकते हो, वो आके ले या हम जाके दे, वो वहां के प्लेस से डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हो। चलिए, अब एक सवाल है, सवाल ये है कि सर क्या ये जो जॉब वर्कर का प्लेस, अब 2 रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ सवाल है और फिर मैं लास्ट वेस्ट और रिफ्यूजल से रिलेटेड आऊंगा। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये सवाल है कि सर जो जॉब वर्कर को मैं भेज रहा हूं क्या वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होना जरूरी है क्या? सेक्शन 143 ऐसी कोई कंडीशन नहीं डाल सकता। मतलब उसने नहीं डाला है। मतलब क्या, आप जिसको भी भेज रहे हो जरूरी नहीं कि वो रजिस्टर्ड हो, वो अनरजिस्टर्ड भी होगा तो भी चलेगा, वो अनरजिस्टर्ड होगा तो भी चलेगा। चलो, जॉब वर्कर की बात कर ली हमने। सर अगर मैं जो जॉब वर्कर को भेज रहा हूं वो इंटर स्टेट है, अदर स्टेट में, तो भी क्या वो रजिस्टर्ड होना चाहिए? नहीं, यहां पे वो जॉब वर्कर दूसरे स्टेट में भी होगा तो भी वो जॉब वर्कर रजिस्टर्ड ही होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं, सीबीआईसी ने क्लैरिफाई कर दिया है। ठीक है, पॉइंट को समझो, आपके सवाल बाद में, आपके सवाल बाद में, एक एक पॉइंट को समझो। सर जो भेज रहा है जॉब वर्कर को, ओके, क्या वो भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है क्या? अभी इसका थ्रेशोल्ड चालू है और इसको जॉब वर्कर को भेजना है, तो अगर थ्रेशोल्ड चालू है और जॉब वर्कर को भेजना है तो जब भी हम जॉब वर्कर को भेजेंगे तो भेजने वाला यानी प्रिंसिपल क्या वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं, वो अपने थ्रेशोल्ड के बेस पर रजिस्ट्रेशन लेगा। यानी जब भी कोई गुड्स आप जॉब वर्कर को भेज रहे हो तो कोई कंडीशन नहीं कि ये रजिस्टर्ड होना चाहिए और ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। पहला पॉइंट, पहला थॉट क्लियर हो गया। सेकंड, लेकिन अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो आपको इस अनरजिस्टर्ड जॉब वर्कर के प्लेस से 1 साल या 3 साल में, सुनो, 1 साल या 3 साल में या एक्सटेंडेड पीरियड में वापस लाना पड़ेगा। आप इस अनरजिस्टर्ड जॉब वर्कर के प्लेस से डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली कस्टमर को सप्लाई नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्शन है। ये अनरजिस्टर्ड रह सकता है लेकिन फिर इसको 2 रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, और वो ये कि एक्सपोर्ट नहीं हो सकता या फिर कस्टमर को नहीं जा सकता। ठीक है, आपको 1 साल या 3 साल में वापस लाने का ही ऑप्शन बच जाता है। चलो आगे समझ में। इसका मतलब सर अगर इनके प्लेस से मुझे एक्सपोर्ट करना है या इनके प्लेस से डायरेक्टली कस्टमर को देना है तो वो जॉब वर्कर रजिस्टर्ड होना चाहिए। सुनो, वो जॉब सेक्शन 143 कहता है कि एक्सपोर्ट करना है या आपको कस्टमर प्लेस पे देना है तो वो जॉब वर्कर फिर रजिस्टर्ड होना चाहिए, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो प्रिंसिपल को अपना रजिस्ट्रेशन अमेंड करके इसे एज अ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसे एज अ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा। एक बार फिर से, जॉब वर्कर के प्लेस से, ये जॉब वर्कर हो या ये जॉब वर्कर हो, जॉब वर्कर प्लेस से आपको अगर एक्सपोर्ट करना है या आपको बायर को सेल करना है तो वो सिचुएशन, सॉरी, बायर को सप्लाई करना है तो वो सिचुएशन में आइदर वो रजिस्टर्ड होना चाहिए या फिर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके रजिस्ट्रेशन में आपको उसे एज ए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बताना पड़ेगा। समझा होगा तो बोलो स्वाहा। समझ में आया? यस और नो? वेरी गुड। ठीक है, अब बात करेंगे वेस्ट और रिफ्यूजल की। वेस्ट और रिफ्यूजल क्या है भाई? ये जॉब वर्क जब प्रोसेस करते हैं तो कुछ वेस्ट भी तो निकलेगा ना, ये जॉब वर्कर हो या ये जॉब वर्कर हो, तो ये वेस्ट का टैक्स देना पड़ेगा क्या? यस। अरे सर वेस्ट, हाँ, अरे छोड़ो ना, ओके, न्याय देना पड़ेगा वेस्ट का। फिर वो वेस्ट या रिफ्यूज निकलेगा उसका टैक्स कौन देगा? ओके, तो उसका टैक्स
अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है, सुनो ध्यान से, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है, इफ रजिस्टर्ड तो जॉब वर्कर देगा, और अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं तो प्रिंसिपल देगा। वेस्ट और रिफ्यूजल का टैक्स उन्हें देना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने सारी प्रोविजंस इसमें कवर की है। अब राइट साइड में जो टैक्स दिया है उसको फटाफट देख लेते हैं। ओके, जो डायग्राम है और जो प्रोविजन है उसको देख लेते हैं। तो सप्लाई ऑफ जॉब वर्कर, ओके, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, आप जॉब वर्कर को दिस सेक्शन 143 कहता है जब भी गुड जॉब वर्कर को जाएगा। ओके, जॉब वर्कर्स को जाते वक्त, ये स्क्रीन नहीं दिखेगी यहाँ पे, ठीक है मैं कोशिश तो करता हूँ। जॉब वर्कर को जाते वक्त आपका कोई सप्लाई, तब सप्लाई नहीं माना जाएगा, आप विदाउट रूल 55 चालान के थ्रू भेज सकते हो, लेकिन ख्याल रहे 1 साल और 3 साल में नहीं आए तो फिर हम सप्लाई बोलने के पूरे राइट्स रख सकते हैं। ओके, तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो देखो मेजर रोल 143 का जो मेजर रोल है वो बस इतना ही है कि आपको विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जाने देगा, और सेक्शन 19 का रोल है कि आपके आईटीसी डिसकंटिन्यू नहीं होगा, वो आईटीसी भी कंटिन्यू रहेगा। कंटिन्यूटी ऑफ आईटीसी, ये सेक्शन 19 कहता है कि आपके आईटीसी कोई भी अफेक्ट नहीं होगी, वो कंटिन्यू रखे जाएगा। उसके बाद टाइम लिमिट 1 साल या 3 साल, ओके, और वो एक्सटेंड हो सकती है 1 ईयर और 2 ईयर्स, ठीक है, इनपुट्स और कैपिटल गुड्स। उसके बाद में डायरेक्टली क्या हम सप्लाई कर सकते हैं? यस, डायरेक्ट सप्लाई बाय प्रिंसिपल फ्रॉम जॉब वर्क प्रीमाइसेस। हाँ, जॉब वर्क के प्लेस से आप जो है कस्टमर को डायरेक्टली दे सकते हो ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, क्योंकि जब जॉब वर्क के प्लेस से बायर को जाएगा तो टैक्स पेमेंट प्रिंसिपल को करना है, इनवाइस प्रिंसिपल को बनाना है, सब असेसमेंट गुड्स का प्रिंसिपल को करना है, या डायरेक्टली वहां से एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं पर इनवाइस वगैरह बनाना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन ये है बेटा, प्रिंसिपल कैनॉट सप्लाई द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ जॉब वर्कर अनलेस प्रिंसिपल डिक्लेयर द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ जॉब वर्कर एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। पहला तो कंडीशन ये है कि अगर जॉब वर्क के प्लेस से मुझे एक्सपोर्ट करना है या यहाँ पे कस्टमर को भेजना है तो मुझे प्रिंसिपल को अपने रजिस्ट्रेशन में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बताना है। लेकिन अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड होगा तो वो बताने की जरूरत नहीं है। मतलब सिंपल वे में कहूँ तो जॉब वर्कर अगर रजिस्टर्ड है तो आप कर सकते हो ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट का या कस्टमर का, नहीं है तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। लेकिन कुछ केस में आप प्रिंसिपल की स्पेशल, हाँ, कुछ नोटिफाइड गुड्स में आप जो है यहाँ स्पेशल परमिशन लेके भी डायरेक्टली सप्लाई कर सकते हो अगर जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड होगा। फेलियर टू रिटर्न द गुड्स विद इन टाइम, हाँ, अगर आपने 1 साल या 3 साल में एक्सटेंडेड पीरियड में नहीं लाया तो वो डीम सप्लाई माना जाएगा। ओके, प्रॉपर अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होगी कि वो उसे अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। और वेस्ट और स्क्रैप को अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो वो देगा, नहीं तो प्रिंसिपल देगा। ये हमने यहाँ पे देख लिया। चलो, यहाँ पे सीबीएसई क्लैरिफिकेशन कुछ इश्यूज है। इज इट कंपलसरी टू टेक रजिस्ट्रेशन फॉर प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन जॉब वर्क ट्रांजेक्शन? नहीं, ओके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अपने थ्रेशोल्ड पे रजिस्ट्रेशन लो, सिर्फ जॉब वर्कर को ट्रांसफर कर रहे हैं इसलिए रजिस्ट्रेशन लेना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉब वर्क इज रिक्वायर्ड, जॉब वर्क एंड प्रिंसिपल इन सेम स्टेट और इन डिफरेंट स्टेट। जॉब वर्कर required to obtain registration only in case of his aggregate turnover in a financially exceeds threshold limit, regardless whatever the प्रिंसिपल एंड जॉब वर्कर इन सेम और डिफरेंट। वैसे हम जॉब वर्कर को भेज रहे इसलिए वो रजिस्टर्ड ही जॉब वर्कर होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, सेम स्टेट और अदर स्टेट में ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको कह दूँ वो अपने थ्रेशोल्ड के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करवाएगा। ओके, ये इस सेक्शन 143 की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं कि दोनों रजिस्टर्ड होने चाहिए, वो जॉब वर्कर को भेज रहे इसलिए जॉब वर्कर रजिस्टर्ड ही होना चाहिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट, इफ पी सप्लाइज द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम जॉब वर्क प्रीमाइसेस टू कस्टमर देन हु विल बी द सप्लायर ऑफ द गुड्स? अगर जॉब वर्क के प्लेस से डायरेक्ट कस्टमर को जा रहा है तो ऑब्वियसली पी इज द सप्लायर ऑफ द गुड्स, उसे इनवॉइस बनाना पड़ेगा, उसे टैक्स पे करना पड़ेगा, और जॉब वर्कर का प्लेस एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तो। ओके, नाउ फाइलिंग आईटीसी 04 will be considered as a submission of intimation under section 143। yes, अगर आप ITC 04 फाइल कर रहे हो ओके तो वो 143 की इंटीमेशन मान ली जाएगी। उसके बाद में हु विल अवेल द आईटीसी? हाँ, आईटीसी क्लियर है, जो गुड्स प्रिंसिपल ने भेजा, जो गुड्स प्रिंसिपल ने भेजा इसका आईटीसी प्रिंसिपल लेगा, और जो गुड्स जॉब वर्कर ने यूज किए उसका आईटीसी जॉब वर्कर लेगा। बात खत्म है, सीधी है, सिंपल है। ओके, तो यहाँ पे हु अवेल द आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स और कैपिटल गुड्स दैट डायरेक्टली सेंड टू द जॉब वर्कर, तो उसका तो प्रिंसिपल ही लेगा ना बेटा। ओके, और जॉब वर्कर कौन सा लेगा? तो जो जॉब वर्कर ने यूज किए, इनपुट्स यूज बाय हिम बाय सप्लाइंग जॉब वर्क सर्विस, तो वो उसके आईटीसी लेगा। इस तरह से मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए हैं। अगर मजा आया होगा तो जोर से बोलो यस सर। एक डायग्राम देखो आपका थ्योरी कैसे सिंपल कर देती है। वेरी गुड। आपके कोई डाउट्स हो गए तो मैं ये ऐसे लास्ट जीएसटी के टॉपिक ऐसे ही मैं कंप्लीट करूंगा, चार्ट में इतने परफेक्ट हो जाएंगे बॉस कि आप मेरा नाम लोगे। अब आपके कोई डाउट्स हो गए तो मैं डाउट्स ले लेता हूं। डाउट पोस्ट करो फिर से फटाफट।
सर पर ये गुड्स जो जॉब वर्क के लिए खरीदा है वो प्रिंसिपल का एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा क्या? बेटा खरीदने वाला थोड़ी टर्नओवर में इंक्लूड होता है। हाँ, जो बेचते हैं वो टर्नओवर में, इसलिए आपने खरीदा होगा तो परचेस थोड़ी टर्नओवर में आती है। आपने जॉब वर्क के प्लेस से अगर सप्लाई किया होगा या एक्सपोर्ट किया होगा तो इनवॉइस तो प्रिंसिपल का ही है ना, तो प्रिंसिपल के एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। हाँ हाँ, एक मैं आपको याद दे दूँ, सेक्शन 22 में मैंने बहुत क्लियरली समझाया था आपको। 22 में ये समझाया था कि ये एजेंट नहीं, ये जॉब वर्कर है। इसलिए सेक्शन 143 कहता है कि जो गुड्स के बिल बनेंगे वो जॉब वर्कर का टर्नओवर में नहीं आएगा। ये एक्सप्लेनेशन 2 में मैं पहले ही समझा चुका हूं कि ये जो भी गुड्स यहां से बेचा जाएगा वो जॉब वर्कर के टर्नओवर में नहीं आएगा। एजेंट के केस में आता है, जॉब वर्क के केस में नहीं आता है। आई होप आपको समझा होगा। तो जॉब वर्क का टर्नओवर मतलब वही सर्विस जो उसने सर्विस दी, गुड्स का टर्नओवर जॉब वर्क केस में नहीं आएगा। ठीक है। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए केस में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, अलग नहीं लेना पड़ता है, वो आपके एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन में अमेंड करना पड़ता है एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। सर ऑडियो रिकॉर्डिंग रिवीजन जो आपके थे आगे भेजूंगा बेटा, और भेजूंगा, मैं करता हूं। रिफंड ऑफ आईटीसी पॉसिबल है क्या? आईटीसी के रिफंड सिर्फ दो ही केस में मिलते हैं बेटा, जीरो रेटेड और इन्वर्टेड। यहाँ रिफंड नहीं, आपको जो आईटीसी ले लिए वो ले लिए। अब आपको सप्लाई ट्रीट करना पड़ता है जब 1 साल या 3 साल में नहीं आया, और वो सप्लाई का जीएसटी देना पड़ता है, उसका वैल्यूएशन तो फिर वो रूल 30 में चले गया 110%। ओके, वो सप्लाई मान लिया 110%, रूल 30 में चले गया, उसमें आप आईटीसी ले लो, लेकिन आपको सप्लाई ट्रीट करके उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। नहीं नहीं, आरसीएम का सवाल ही नहीं है। अनरजिस्टर्ड प्रिंसिपल आरसीएम सब केस में थोड़ी लगता है, जो नोटिफाइड केस है उसमें ही लगता है। यस बेटा, एक्सपोर्ट के केस में यहाँ पे जॉब वर्कर रजिस्ट्रेशन चाहिए। नहीं, जॉब वर्क के साथ में आरसीएम का कंसेप्ट नहीं आता है। सर जो जॉब वर्कर दूसरे स्टेट में है वो भी तो अनरजिस्टर्ड नहीं लेना फॉर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस? नहीं, दूसरे स्टेट में भी होगा तो भी आप डिक्लेयर तो कर सकते हो ना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, उसमें क्या प्रॉब्लम है? चलो डन। ओके, यहाँ रुकते हैं, ये सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। आ जाओ बेटा एडवांस रूलिंग पे। ठीक है, ये एक अच्छा चैप्टर है, इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और मैंने सभी पॉइंट्स ये पूरे इसमें कवर करने की कोशिश किया है, चार्ट्स में कवर करने की कोशिश किया है। अगेन मैं कहूँगा कि चार्ट पढ़ लो, दैट्स इनफ। ठीक है, तो एडवांस रूलिंग ये चैप्टर पे आ जाओ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोल दूं कि एडवांस रूलिंग कंसेप्ट कब आया। एडवांस रूलिंग कंसेप्ट जो आया, ओके, यहाँ पे ये लाया गया 1992 में। जब हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़े तब एडवांस रूलिंग कंसेप्ट पिक्चर में लाया गया था। ये ऐसा था कि बेसिकली ये लाया गया था कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है इंडिया में, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे, इंडिया में बिजनेस करेंगे, तो उनको बहुत सारे इंडियन लॉज नहीं पता है, और इंडिया में इतने सारे लॉज थे, स्टेट लॉज थे, सेंट्रल लॉज थे, तो उसमें उनको बहुत डर लगता था कि यार इंडिया में हम इन्वेस्टमेंट तो कर देंगे लेकिन लॉज इतने अलग अलग लॉज है कि इसमें परेशान हो जाएंगे। इसलिए इनकम टैक्स लॉ है, बिजनेस को अफेक्ट करता है, उसके बाद में एक्साइज है, कस्टम्स है, वैट है वगैरह। तो एक्साइज में, इनकम टैक्स में और कस्टम्स में एडवांस रूलिंग, एज वेल एज सर्विस टैक्स में एडवांस रूलिंग कंसेप्ट लाया गया। ओके, ये एडवांस रूलिंग कंसेप्ट ये था कि एक तरह का फॉरेन इन्वेस्टर को सपोर्ट था कि आप जो है जब भी कोई प्रोजेक्ट इंडिया में इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप उससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट होगा जो सेटल नहीं है इंडिया में, उसका हमारे से रूलिंग ले सकते हो। तो ये एक ऐसी बॉडी थी जो फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर फॉर्म की गई, और गवर्नमेंट बॉडी थी जो फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर फॉर्म की गई। और ये जो इसका बेनिफिट क्या था एडवांस रूलिंग का? एडवांस रूलिंग का ये बेनिफिट था कि यहाँ पे कोई रूलिंग अगर ये अथॉरिटी से मिल जाए, सुनिए ध्यान से, अगर कोई रूलिंग ये अथॉरिटी से मिल जाए तो वो सिचुएशन में यहाँ पे वो डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होता था जब तक लॉ अमेंड ना हो या जब तक कोई कोर्ट का डिसीजन ना हो। मतलब डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकता था। ओके, तो तब तक यहाँ पे टैक्स पेयर सेफ होता था, है ना, अननेसेसरी डिपार्टमेंट से परेशानी नहीं थी, टैक्स पेयर सेफ होता था यहाँ पे। हाँ, डिपार्टमेंट को अगर ये रूलिंग के अगेंस्ट में जाना है
तो यहाँ जो है वो कोर्ट में केस फाइल करेगा, कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा तो प्रॉस्पेक्टिवली उसका इंपैक्ट जो होता था रिट्रोस्पेक्टिव नहीं था, इसलिए तब तक तो यहाँ पे टैक्स पेयर सेफ होते थे। लेकिन नो डाउट एडवांस रूलिंग होती थी तो उसके अगेंस्ट में अपील फाइल हो सकता था। ठीक है, तो एक तरह का ये गवर्नमेंट से कंसल्टेंसी थी, यानी किसी को कोई डाउट है और वो अपना कोई प्रोजेक्ट इंडिया में डालना चाहता है और कुछ इश्यूज पे उसको रूलिंग चाहिए कि इंडियन लॉ क्या कहता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से रूलिंग मिलती थी। ये इसको कहते थे एडवांस रूलिंग, एक तरह का सेफगार्ड था गवर्नमेंट की तरफ से। तो तब तक जब कोई लॉ चेंज नहीं होता है। तो आई होप आपको एडवांस रूलिंग का बेनिफिट समझ में आया होगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे फिर इसमें डेवलपमेंट होती गई और जीएसटी आया। जीएसटी में एडवांस रूलिंग अब ओनली फॉरेन सप्लायर से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जीएसटी में जो एडवांस रूलिंग है वो एडवांस रूलिंग अब सभी को दे दिया है, यानी जरूरी नहीं कि फॉरेन इन्वेस्टर। आज वीस्मार्ट अगर कोई एडवांस रूलिंग चाहता है तो वीस्मार्ट भी यहाँ पे एडवांस रूलिंग ले सकता है, वीस्मार्ट भी एडवांस रूलिंग ले सकता है। तो जीएसटी में जहां तक देखा जाए तो कोई भी पर्सन एडवांस रूलिंग ले सकता है। ठीक है, सबसे पहले इस डेफिनेशन पे आओगा एडवांस रूलिंग यानी क्या। सेक्शन 95, मैंने सेक्शन के भी रेफरेंस दिए, अगर आपको याद करना हो तो, नहीं करना हो तो बात छोड़ दो। ओके, नहीं करना हो तो अच्छी बात है, पर याद करना हो तो सेक्शन के भी रेफरेंस दिए। एडवांस रूलिंग मींस अ डिसीजन प्रोवाइडेड बाय एआर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी और ट्रिपल एआर अपीलेट एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में आगे पढ़ा होगा। ओके, टू एन अप्लीकेंट ऑन अ मैटर और क्वेश्चन स्पेसिफाइड इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बीइंग अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय एप्लीकेंट। मतलब क्या, किसी भी ऐसा मैटर या कोई भी क्वेश्चन जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस से रिलेटेड है, जो ऑलरेडी वो कर रहा है, बीइंग अंडरटेकन, अंडरलाइन बीइंग अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन, यानी वो करने वाला है, तो यहाँ एडवांस रूलिंग मिल सकती है। ओके, तो ये सिंपल डेफिनेशन है एडवांस रूलिंग की, जिसको वो जो एआर और ट्रिपल एआर से यहाँ पे एडवांस रूलिंग ले सकते हैं। यहाँ पे अब बेटा ओके, जीएसटी में देखा जाए तो अ पर्सन हु इज डिजायरस फॉर एडवांस रूलिंग। ओके, तो ये जो पर्सन है जो एडवांस रूलिंग लेना चाहता है, एडवांस रूलिंग की दो अथॉरिटी है, एक अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग जिसे हम एआर कहते हैं, और एक ट्रिपल एआर अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। ये दो अथॉरिटी क्यों फॉर्म की गई? अगर जो पहली अथॉरिटी है एआर, उसके डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको एक अपील का चांस दिया गया है, और वो अपील का चांस जो है यहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को दिया गया है। लेकिन एडवांस रूलिंग जो है भी यहाँ पे ऑर्डर देगी, उसका कोर्ट में अपील फाइल नहीं हो सकता। वेरी इंपॉर्टेंट, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी जो यहाँ पे ऑर्डर देगी, ओके, ये पहली अथॉरिटी या दूसरी अथॉरिटी, इसका आगे आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं ले जा सकते। ओके, तो इनका जो ऑर्डर होगा वो बाइंडिंग होगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे हाँ, एसएससी के लिए बाइंडिंग होगा, लेकिन डिपार्टमेंट अगर एडवांस रूलिंग से सेटिस्फाइड नहीं है, ध्यान सुनना, डिपार्टमेंट अगर एडवांस रूलिंग से सेटिस्फाइड नहीं है, ओके, तो ऐसी सिचुएशन में डिपार्टमेंट जो है आगे कोर्ट में ये ऑर्डर को ले जा सकता है, आगे कोर्ट में ऑर्डर डिपार्टमेंट ले जा सकता है। इज इट क्लियर? ओके, कोर्ट में रिगार्डिंग टू दैट इशू, और उसके बाद में जो डिसीजन होगा वो डिसीजन बाइंडिंग होगा। ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे एडवांस रूलिंग। अब इसमें ले लेते हैं अप्लीकेंट। ओके, ध्यान सुनिएगा, अप्लीकेंट, अप्लीकेंट जो है रजिस्टर्ड पर्सन डिजायरस टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। ओके, और तो यहां पे एक वर्ड ऐड करना, रजिस्टर्ड पर्सन। कौन लोग एडवांस रूलिंग के लिए जा सकते हैं? हाँ, एक मिनट, मैं आपको कह दूं, ये जो अथॉरिटी होगी ये स्टेट के अंडर में होगी, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रहेगी। तो दोनों अथॉरिटी, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करेगी और स्टेट गवर्नमेंट इसको सेटअप करेगा। अब इस अप्लीकेंट है, इस अप्लीकेंट को एडवांस रूलिंग के लिए जाना है, आइदर ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है, पी यानी पर्सन, या वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है और वो एडवांस रूलिंग के लिए जाना चाहता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है ना। अब लेट्स टेक एग्जांपल, यहाँ पे बायजू का एग्जांपल लेना चाहूँगा। ओके, बायजू जो है यहाँ जो बुक्स मटेरियल सप्लाई कर रहा है अपने कोर्स के साथ। अब वो बुक्स मटेरियल की प्राइस अलग बताता है, लेकिन कोर्स के साथ सप्लाई करता है। तो अब यहाँ पे उसको लार्ज स्केल में जाना है, तो यहाँ उसको एक एडवांस रूलिंग चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ इंडिया के कंसल्टेंट जो है वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो कंपोजिट सप्लाई है। अगर आप अपने वीडियो कोर्स के साथ बुक्स दे रहे हो तो कंपोजिट सप्लाई है, इसलिए बुक्स जो है आप अलग से सब क्लासीफाई नहीं कर सकते। फायदा क्या? गुड्स अलग से, बुक्स को अलग से क्लासीफाई करने का। अगर एजुकेशनल बुक्स है तो नील रेट का जीएसटी आता है और लोग उसके ऊपर जो है जीएसटी यहाँ पे नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो आपके एजुकेशन का पार्ट बन जाए, वीडियो कोर्स का पार्ट बन जाए, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई और टोटल वैल्यू पे जीएसटी 18% से आता है। इसलिए कुछ लोग
आज भी इंडिया में टैक्स प्लानिंग करते हैं, वो बुक्स का अलग कर देते हैं, कोर्स का वर्चुअल क्लासेस का अलग कर देते हैं, सो दैट कि बुक्स पे नील रेट का बेनिफिट मिल जाए। जबकि मेरा ओपिनियन यहाँ पे यही है कि वो कंपोजिट सप्लाई है, और वो कंपोजिट सप्लाई है तो टोटल वैल्यू पे जीएसटी आएगा। बायजू ने यहाँ पे लेट्स टेक एग्जांपल एडवांस रूलिंग ली, और एडवांस रूलिंग ये ली कि जो हम बुक्स कंटेंट सप्लाई करते हैं और साथ साथ में हम टैबलेट भी सप्लाई करते हैं, तो क्या टैबलेट बुक ये जो है कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा, क्या नेचुरली बंडल माना जाएगा? ओके, तो उनको एडवांस रूलिंग चाहिए, यानी कोई भी डिपार्टमेंट का एक्शन होने के पहले अगर एडवांस रूलिंग मिल जाए और उनके फेवर में आ जाए, वो बात अलग है कि आज 90% एडवांस रूलिंग डिपार्टमेंट के फेवर में आई है, एसएससी के फेवर में सिर्फ 10% की एडवांस रूलिंग आई है। तो अगर वो एडवांस रूलिंग लेते हैं, ओके, और एडवांस रूलिंग में समझ लो ये ऑर्डर आ गई, ये ऑर्डर आ गई कि नहीं, बुक्स जो है कंपोजिट सप्लाई का पार्ट नहीं, वो अलग सेल माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी रेट नील होगा। तो एटलीस्ट जब तक आगे कोई लॉ चेंज नहीं होता है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, कोई सर्कुलर नहीं आता है, कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है, तब तक डिपार्टमेंट बायजू के अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं ले सकता, बायजू उसका बेनिफिट ले सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा मेरी केस। तो यहाँ पे ओके एग्जाम्पल यहाँ कि ये बंदा एडवांस रूलिंग लेना चाहता है, ओके, कुछ क्वेश्चंस है उसके, और वो क्वेश्चंस जो है यहाँ पे क्लियर नहीं है, वहाँ उससे रिलेटेड जीएसटी लॉ सेटल नहीं है, तो वो क्वेश्चंस रिलेटेड वो एडवांस रूलिंग ले सकता है। तो अब यहाँ पे कौन कौन से मैटर पे एडवांस रूलिंग ली जा सकती है, स्टार करना, इसके ऊपर सवाल आ सकता है, कौन कौन से मैटर पे एडवांस रूलिंग ली जा सकती है? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ओके, बहुत सी बार क्लासिफिकेशन पे प्रॉब्लम जाता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे ये था कि अभी बहुत से एनर्जी बार बन रहे हैं, एनर्जी बार में यहाँ पे एलमंड्स वगैरह सब यूज़ किए जाते हैं, काजू बादाम सब उसमें यूज़ किया जा रहा है, और वो एनर्जी बार में कभी कभी थोड़ा सा कोको यूज़ किया जा रहा है, कोको पाउडर जो चॉकलेट का होता है, तो उसमें कोको यूज़ किया जा रहा है। तो अब बहुत सी बार ये क्या हो जाता है कि उसके दो टैरिफ हेडिंग है जीएसटी में, एक नॉर्मल चॉकलेट और एक नॉर्मल चॉकलेट जो चैप्टर नंबर 21 में आता है, और एक एनीथिंग विथ कोको, तो वो 18 में आता है। तो बंदा परेशान है, क्यों? क्योंकि चैप्टर 18 में आ जाए तो रेट है यहाँ पे 28%, ओके 28%, और 21 में, चैप्टर 21 में जाए तो रेट है 18%। तो वो बड़ा कंफ्यूज है कि उसने छोटा सा 2 या 3% कोको यूज़ किया है, बाकी तो वो एनर्जी बार है। तो जस्ट 2 या 3% कोको यूज़ करने की वजह से अगर वो चैप्टर नंबर 18 में आ जाता है तो 28% का जीएसटी लग जाएगा, लेकिन जस्ट वो एनर्जी बार है तो चैप्टर नंबर 21 में जाएगा, जहाँ जीएसटी रेट जो है 18% है। तो वो कंफ्यूज है। तो ऐसे बहुत सारे क्लासिफिकेशन इशू है, और क्लासिफिकेशन इशू पे अगर आप कंफ्यूजन होता है, आपका क्वेश्चन होगा, तो आप एडवांस रूलिंग के लिए जा सकते हो। उसके बाद में अप्लीकेबिलिटी ऑफ द नोटिफिकेशन, ध्यान सुनिएगा, अप्लीकेबिलिटी ऑफ द नोटिफिकेशन। कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का आया हो और आपको ये जानना हो कि ये नोटिफिकेशन आपको लागू होगा कि नहीं होगा, आप थोड़े कंफ्यूज हो, तो उससे रिलेटेड आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, टीओएस या वैल्यू ऑफ सप्लाई पे कोई भी मैटर पे अगर आपको एडवांस रूलिंग लेना है तो आप ले सकते हो। आईटीसी, एडमिसिबिलिटी ऑफ आईटीसी, आपको क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस पर कोई भी मैटर, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो। डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी टू पे टैक्स, हाँ, आपकी लाइबिलिटी आएगी या नहीं आएगी पर्टिकुलर केस में, कि आपका सप्लाई है या नहीं है। ओके, सप्लाई होने के लिए चारों कंडीशन, कोई मैं अपना पर्सनल गुड्स बेच रहा हूँ, पर्सनल सर्विसेज दे रहा हूँ, ओके, जो मेरा बिजनेस नहीं है, मेरे पे लाइबिलिटी आएगी नहीं आएगी, क्या मेरा सप्लाई शेड्यूल 3 का सप्लाई है कि नहीं है, लाइबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी। अगर इस मैटर पे बात चालू है तो अगेन आप जब भी लाइबिलिटी का पॉइंट आएगा आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो। उसके बाद में अप्लीकेंट्स इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और नॉट, सेक्शन 22, 24, जैसा एक केस मेरे पास आया था और मैंने एडवांस रूलिंग के लिए कहा था कि एडवांस रूलिंग ले लेते हैं, और उसका थोड़ा खर्चा लगता है, क्लाइंट रेडी नहीं हुआ। यहाँ पुणे में जो है एक बुक सेल वाला था, बड़ा अच्छा केस था, एक बुक सेल वाला था, ओके, पुणे में, और एजुकेशनल बुक थी, इसलिए एग्जम्प्टेड सप्लाई में था। तो उसका टर्नओवर कुछ यहाँ पे 3 से 4 करोड़ था, और कंप्लीटली एजुकेशन बुक्स जो है वो सेल कर रहा है 3 से 4 करोड़ का, तो वो एग्जम्प्टेड सप्लाई था, उसका आउटवर्ड सप्लाई। अब सेक्शन 23 क्या कहता है? सेक्शन 23 ये कहता है कि अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई में हो, सुनिए ध्यान से, अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई में हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड। मतलब आपका टर्नओवर 4 करोड़ या 5 करोड़ या 10 करोड़ हो, आपको रजिस्ट्रेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अब हुआ क्या, उसका पुणे में ही शॉप था पर बहुत बड़ा टर्नओवर था उसका। हुआ क्या, हुआ ये कि वो बंदा कर रहा था इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई मतलब क्या, कि दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहा था गुड्स का, एज वेल एज वो बंदा ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी ले रहा था, रिवर्स चार्ज वाला। तो अब सवाल क्या आया, सवाल उसका ये आया कि भाई मैं रिवर्स चार्ज वाला सर्विस ले रहा हूं, वहां कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, ओके, सेक्शन 24 में, और मैं इंटरस्टेट सप्लाई भी करता हूं, पर एग्जम्प्टेड का इंटरस्टेट सप्लाई करता हूं,
तो क्या मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या? तो ऐसे केस में मैंने जहां तक कहा था कि उसे रिवर्स चार्ज के लिए शायद लेना पड़ सकता हो, क्योंकि रिवर्स चार्ज में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। लेकिन अगर रिवर्स चार्ज नहीं होता, ध्यान सुनना, रिवर्स चार्ज नहीं होता, यानी वो सिर्फ इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा हो, एग्जम्प्टेड गुड्स का इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे उसे रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन उसने और कुछ कंसल्टेंट से एडवाइस लिया कि अगर आप सेक्शन 24 का पहला क्लॉज देखते हो तो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ, ओके, उन्होंने क्या कहा, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स का अगर आप सप्लाई करते हो या तो वो सिचुएशन में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। तो कंफ्यूजन क्या हो गया था कि समझ लो रिवर्स चार्ज वाला मैटर नहीं है, वहां तो एडवांस रूलिंग आ गई है कि अगर रिवर्स चार्ज वाला मैटर होगा और आपका आउटवर्ड सप्लाई एग्जाम भी होगा, पर रिवर्स चार्ज वाला मैटर होगा तो आपको लेना ही पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। सवाल यह है इंटरस्टेट के लिए था, इंटरस्टेट अगर मैं सप्लाई करता हूं और वो भी एग्जाम्प्टेड है तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? तो थोड़ा कंफ्यूजन था, तो मैंने उसको कहा था एडवांस रूलिंग ले ले, एडवांस रूलिंग ले ले कि भाई तुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि तेरा सप्लाई तो एग्जाम्प्ट है। ओके, लेकिन बाद में ये क्लियर हो गया कि इंटरस्टेट के केस में भी कुछ एडवांस रूलिंग ऐसी आई कि उन्होंने कहा कि इंटरस्टेट के केस में भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वॉटर इट में भी मेरा जस्ट आपको कहना है कि जहां पे भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, तो वो सिचुएशन में आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो। नेक्स्ट, एनी पर्टिकुलर थिंग्स इज रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कोई भी मैटर होगा जो सप्लाई से रिलेटेड है तो वहां एडवांस रूलिंग आप ले सकते हो। लेकिन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑन फॉलोइंग मैटर एडवांस रूलिंग इज नॉट अवेलेबल। ये सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, जब भी मैटर पीओएस का होगा तो उसका एडवांस रूलिंग नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो अथॉरिटी है, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, ये जो है ये स्टेट के कंट्रोल में है और पीओएस का मैटर इंटर स्टेट का है, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो इसलिए सीबीआईसी का एक क्लैरिफिकेशन है कि पीओएस का मैटर होगा तो एडवांस रूलिंग नहीं मिलेगी। ओके, अब ऑब्वियसली सही भी है। हाँ, बीच में एक इस पर डिस्कशन हुआ था और एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने कहा था कि मिल सकती है। अब वो जाने दो, वो ऐसी एडवांस रूलिंग तो बहुत होगी, पर अभी हमें एग्जाम के लिए तो यही फॉलो करना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर होगा तो एडवांस रूलिंग नहीं मिलती है। ये क्लैरिफिकेशन है। दूसरा, कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है जैसे ईवे बिल, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स वगैरह, रिकॉर्ड्स, उसका एडवांस रूलिंग ही मिलेगा। यानी ये जो यहाँ सब्जेक्ट्स दिए ये लर्न करके जाना, इन्हीं सब्जेक्ट मैटर पे आपको एडवांस रूलिंग मिलेगी। समझा क्या बेटा? समझा होगा तो यस कहिए, समझा होगा तो यस कहिए। वेरी गुड, ठीक है। चलो अब यहां पे आगे बढ़ते हैं फटाफट। इधर आइए, स्टेट गवर्नमेंट, यहां पे अप्लीकेंट जो एडवांस रूलिंग फाइल कर रहा है वो ARA 1 में जाएगा, फीस 5,000 होगी। अब देखो, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में यहाँ पे 2 मेंबर होते हैं, एक जिसको टीएम कहा जाता है, टीएम मतलब टेक्निकल मेंबर, एक सेंट्रल का बैठता है और एक स्टेट का बैठता है, 2 ही मेंबर होते हैं। यहाँ पे जैसे ही एप्लीकेशन उनके पास आता है, वो एक कंसर्न ऑफिसर, जिसे नोडल ऑफिसर भी कहा जाता है, केस उनके पास भेजते हैं कि भाई हमारे पास ये एप्लीकेशन है। ये नोडल ऑफिसर का क्या रोल है? इसका रोल समझने के लिए पहले आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा। वो ये क्या पॉइंट है? ये बॉक्स में दिया हुआ पॉइंट है, और वो क्या है? एप्लीकेशन शैल नॉट बी एडमिटेड, ध्यान सुनिएगा, एप्लीकेशन शैल नॉट बी एडमिटेड इफ क्वेश्चन रेज इन द एप्लीकेशन इज ऑलरेडी पेंडिंग और डिसाइडेड इन एनी प्रोसीडिंग ऑफ एन एप्लीकेंट, अंडरलाइन करना है, ऑफ एन एप्लीकेंट। ठीक है, मतलब क्या? जो क्वेश्चन रेज किया गया वो क्वेश्चन ऑलरेडी उसी एप्लीकेंट का पेंडिंग है या डिसाइड हो चुका है। समझ लो, एडवांस रूलिंग तो स्टेट वाइज है। समझ लो बाइजू का एक ब्रांच दिल्ली में है और दिल्ली में उसके अगेंस्ट में केस लग गया था और केस पेंडिंग हो गई, केस लग गई उसके अगेंस्ट में दिल्ली में और केस पेंडिंग है या वहां डिसीजन आ गया। अब बाइजू क्या सोच रहा है? दिल्ली में जो हुआ सो हुआ, केस लग गया, पेंडिंग है या डिसीजन आ गया। अब महाराष्ट्र में भी, मुंबई में मेरा ब्रांच है, महाराष्ट्र में एडवांस रूलिंग ले लेते हैं तो महाराष्ट्र के ट्रांजेक्शन तो बच जाएंगे। अब मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि उसी एप्लीकेंट का एक स्टेट में डिसीजन आ गए थे, एडवांस रूलिंग के नहीं, समझ लो कोर्ट के डिसीजन आ गए थे या केस पेंडिंग होगी, केस लग गई उसके अगेंस्ट में, वो चांस उठा रहा है कि ये स्टेट में लगी ना, दूसरे स्टेट के जाएंगे एडवांस रूलिंग वहां लेंगे, वो स्टेट के ट्रांजेक्शन से तो अपने को प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो अब ऐसे सिचुएशन में यहां पे लॉ ये कहता है कि पूरे इंडिया में कहीं पे भी उसका सेम मैटर अगर पेंडिंग में पड़ा होगा ऑफिसर के पास, केस लग चुकी होगी या उसके ऊपर कोई भी डिसीजन आगे हो गए, तो वो सिचुएशन में अब पूरे इंडिया में कहीं पे भी वो मैटर एडवांस रूलिंग के लिए एक्सेप्ट नहीं होगा। पर अब महाराष्ट्र के एडवांस रूलिंग वालों को कैसे पता चलेगा कि दिल्ली में ऐसा हुआ था? इसलिए ये जो है यहाँ पे एक नोडल ऑफिसर होता है यहाँ गवर्नमेंट का, उसके पास केस भेज देते हैं। ये नोडल ऑफिसर चेक करता है कि इस बंदे का ये केस कहीं और तो नहीं सेटल किया गया, कहीं और तो नहीं यहाँ पे पेंडिंग है, तो ये पूरा चेक करता है और अपनी रिपोर्ट और रिकॉर्ड्स फर्निश करता है।
जैसे अपना रिपोर्ट रिकॉर्ड फर्निश करेगा, उसके बाद में ये एडवांस रूलिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। ओके, एक्सेप्ट तभी होगा जब उसका केस कहीं और सेटल्ड नहीं होगा, लेकिन अगर रिजेक्शन करना होगा तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ये OPP मतलब अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। ओके, ये पॉइंट समझा क्या? समझा होगा तो यस कहिए एक बेटा। चलिए, साथ साथ में एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, ये जो अप्लीकेंट का जुरिडिक्शनल ऑफिसर है, ये नोडल ऑफिसर अलग, कंसर्न ऑफिसर अलग, और जो एरिया से एप्लीकेशन आया है वो एरिया के ऑफिसर को भी ये इन्फॉर्म करती है कि तुम्हारे एरिया से भाई ये बंदा हमारे से रूलिंग चाहता है। तो आपको कोई अगर ऑब्जेक्शन होगा, यानी उस एरिया का ऑफिसर जिसको हम जुरिडिक्शनल ऑफिसर कहते हैं, उसका भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी जो है इन्फॉर्म करती है कि तुम्हारे एरिया से ये बंदे का हमको एडवांस रूलिंग मांगा गया है, तुम्हारी कोई रिपोर्ट होगी तो तुम भी सबमिट करो, ये पॉइंट पे एडवांस रूलिंग मांगी गई है, तो उसका जुडिशनल ऑफिसर भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। ठीक है, तो चलिए अब देखो यहां से दो पार्ट निकल रहा है, पहला और दूसरा। पहले ये पहला वाला पार्ट समझा देता हूं, फिर दूसरा वाला पार्ट तो हमारी जनरल प्रोसीजर है। पहला वाला पार्ट क्या है? अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग जो है, यहां ध्यान से सुनिएगा, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग जो है, एक सवाल है कि सर महाराष्ट्र में एडवांस रूलिंग आने के बाद दिल्ली में ले सकते क्या? नहीं, डिसीजन सेटल हो गया है तुम्हारा। अगर कोई किसी भी अथॉरिटी का डिसीजन आ जाता है तो फिर अब आप दूसरी जगह एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहां पे बेटा कि अगर एडवांस, क्योंकि दो ही मेंबर है, अब दोनों के अलग अलग ओपिनियन है। ये मेंबर कह रहा है कि यस बुक्स अलग जाएगी, एजुकेशनल बुक्स है अलग जाएगी बायजू की, ये मेंबर कह रहा है नहीं, इज अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई। अब दोनों के डिफरेंस इन ओपिनियन है, सेंट्रल और स्टेट के, तो ऐसे सिचुएशन में फिर डिफरेंस इन ओपिनियन है तो वो सीधा सीधा केस रेफर हो जाएगा किसको? अपीलिएट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, यानी केस शिफ्ट हो जाएगा अपीलिएट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, वो रेफर कर देंगे। फिर इनका रोल चालू हो जाएगा अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। यानी अगर मैं ये एंगल से पढ़ाऊं, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं ये एंगल से पढ़ाऊं तो अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग जो है, ठीक है, इनके पास केस कब, पहला केस कब आएगा? जब जो उनकी जो लोअर अथॉरिटी है, यानी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग AAR, उनमें डिफरेंस इन ओपिनियन है तो उनके पास केस आ जाएगा। डन। अब ये दूसरा वाला रास्ता। ओके, अब दूसरा वाला रास्ता क्या है कि भाई डिफरेंस इन ओपिनियन नहीं है, प्रोसेस चालू है, क्या? वो एग्जामिन करेंगे जो भी मटेरियल उनके सामने अप्लीकेंट ने दिया अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। अब बायजू अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए कह रहा है कि सर ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है, ये मटेरियल हम कोर्स के साथ भी देते हैं और ये बेचते भी है, ओके, अलग से सेल भी कर सकते हैं जिसके ऊपर MRP भी है, और ये बहुत से बुक सेलर के पास भी है। तो ऐसे सिचुएशन में अप्लीकेंट अपना मटेरियल दे रहा है, उसकी जुडिशनल अथॉरिटी कह रही है कि नहीं सर, बेचते वक्त ये स्टूडेंट को ऑप्शन नहीं देते, ये स्टूडेंट को कंपलसरी करते हैं कि आपको लेना पड़ेगा, इवन दो ये प्रोडक्ट मार्केट में अलग से अवेलेबल है, लेकिन ये प्रोडक्ट ये एज अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई दिया जाता है, और ये पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई जो स्टूडेंट को दिया जाता है, क्योंकि अथॉरिटी अपना पॉइंट एक्सप्लेन करेगी, ओके, ये कंपलसरी दिया जाता है, पेमेंट कंबाइन होता है, इसलिए ये पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई बना जाएगा। ये नेचुरली बंडल्ड भी है, ये नेचुरली बंडल्ड भी है। तो सभी अपने पॉइंट्स एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास रखेंगे। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देगा, और उसके बाद में वो रूलिंग को फाइनल करेगा, अपना ऑर्डर को फाइनल करेगा, इन राइटिंग फाइनल करेगा, विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्लीकेशन वो फाइनल करेगा, 90 दिन के अंदर फाइनल करेगा, जिसकी एक कॉपी वो जुडिशनल ऑफिसर को देगा, एक कॉपी नोडल ऑफिसर को भेजेगा कि हमने ये फाइनल किया, और एक कॉपी यहाँ एक कॉपी जो है अप्लीकेंट को जाएगी। ऐसी 3 कॉपीज, जुडिशनल ऑफिसर, नोडल ऑफिसर जो कंसर्न ऑफिसर है, और एक कॉपी अप्लीकेंट को जाएगी। अब उसने जो रूलिंग फाइनल किया जो भी मटेरियल फैक्ट को कंसिडर करके, इससे रिलेटेड अब हो सकता है अप्लीकेंट सेटिस्फाइड नहीं है, या हो सकता है ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है, केस अप्लीकेंट के फेवर में चली गई तो ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं होगा, और अगर केस ऑफिसर के फेवर में गई तो अप्लीकेंट सेटिस्फाइड नहीं होगा। पहला ले लेते हैं कि अप्लीकेंट सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपील फाइल करेगा नेक्स्ट अथॉरिटी के पास, अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, कि भाई मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। वो सेक्शन 100 में फाइल करेगा, उसको 30 दिन में फाइल करना पड़ेगा, जो 30 डेज फर्दर एक्सटेंशन हो सकता है, और उसकी फीस है 10,000। पहले केस में फीस 5,000 थी, ओके, ख्याल रहे, ये 5,000 CGST का फीस है और SGST का 5,000, ऐसे टोटल 10,000 होगा, और यहाँ पे 10 प्लस CGST का 10 और SGST का 10, ऐसे 20,000 होगा। उसको फीस देना पड़ेगा और वो फाइल करेगा, 60 डेज के अंदर ये अपील फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है, कि भाई मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। या फिर केस अप्लीकेंट के फेवर में,
और ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है, मे बी कंसर्न ऑफिसर या जुडिक्शनल ऑफिसर, दोनों दोनों भी अपील फाइल कर सकते हैं 30+30 डेज में। लेकिन यहाँ फीस नहीं होगी, ऑब्वियसली बेटा यहाँ क्यों फीस रहेगी, वो तो ऑफिसर ही अपने इस फाइल कर रहा है, तो वो तो गवर्नमेंट को फीस देगा, तो ऐसे केस में यहाँ फीस नहीं होगी। तो इनके पास 3 केसेस, मतलब इनके पास केस कब आती है, एक तो डिफरेंस इन ओपिनियन, या अप्लीकेंट अपील फाइल करेगा, या फिर डिपार्टमेंट अपील फाइल करेगा। अब आगे देखो, ये जो अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है, इसमें भी 2 ही मेंबर होते हैं, एक सेंट्रल का होता है, एक स्टेट का होता है। इसमें भी डिफरेंस इन ओपिनियन आ गया, अगर डिफरेंस इन ओपिनियन आ गया तो कैन नॉट बी प्रोसीडेड फर्दर, इसके आगे केस नहीं बढ़ सकती है। और ये जो पॉइंट लिखा गया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहता है, इट शैल बी डीम दैट नो एडवांस रूलिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इश्यू और क्वेश्चन इज अवेलेबल। मतलब क्या, अगर यहां डिफरेंस इन ओपिनियन आ गया, मतलब ही समझ आना कि अब इस मैटर पे एडवांस रूलिंग नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती एडवांस रूलिंग, हमारे से कोई कंसल्टेंसी आपको नहीं मिल सकती। यस बेटा, ये केस में 10+10 होगी, ये केस में 10+10 होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहां पे ये केस में अब एडवांस रूलिंग नहीं मिल सकती, समझ लो, नहीं ओपिनियन में कोई डिफरेंस नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, ऑर्डर फाइनल की जाएगी, ऑर्डर 90 डेज में फाइनल होगी फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग अपील। अब ये AAR क्या करेगा, AAR आइदर ओरिजिनल अथॉरिटी का ऑर्डर कंफर्म करेगा या उसमें मॉडिफाई करेगा, यानी ये नया ऑर्डर नहीं देता है, ओरिजिनल अथॉरिटी ने जो दिया है AAR ने उसको कंफर्म करेगा या फिर उसमें मॉडिफाई करेगा। ओके, और उसकी एक कॉपी अप्लीकेंट, कंसर्न ऑफिसर, जुडिक्शनल ऑफिसर और AAR इन 4 लोगों को भेजेगा। नाउ एक इंपॉर्टेंट नोट जो मैंने बीच में दी, और वो क्या, रूलिंग गिवन बाय AAR और AAR विल बी अप्लीकेबल ओनली विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ कंसर्न स्टेट। ओके, मतलब क्या, इस स्टेट में जो रूलिंग दिया गया, ध्यान से सुनिएगा, इस स्टेट में जो रूलिंग दिया गया वो इसी स्टेट में अप्लाई हो, ओके, यहाँ पे होगा कंसर्न स्टेट को। मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो पूछा गया था, ओके, शायद अब मैं तुम्हारा क्वेश्चन शायद ध्यान से पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में एडवांस रूलिंग आने के बाद दिल्ली में एडवांस रूलिंग ले सकते हैं क्या, एज एडवांस रूलिंग अप्लीकेबल टू स्टेट वाइज। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर ये पॉइंट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसी स्टेट में, तो आप दिल्ली में जो है उसका एडवांस रूलिंग ले सकते हो। ओके, यस बेटा, दिल्ली में, ये पॉइंट को मैं करेक्ट करना चाहता हूँ कि वो दिल्ली में आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो। लेकिन ये वाला पॉइंट जो है, क्वेश्चन रेज इन द एप्लीकेशन इज ऑलरेडी पेंडिंग और डिसाइडेड इन एनी प्रोसीडिंग ऑफ एन एप्लीकेंट। अब देखो, ये जो है दिल्ली में अगर आपके अगेंस्ट में केस नहीं लगी होगी ऑफिसर से, ये पॉइंट को समझना, दिल्ली में अगर ऑफिसर से कोई केस नहीं लगी होगी तो ले सकते हो, लेकिन अगर दिल्ली में केस लग गया होगा, ओके, अगर दिल्ली में केस लग गया होगा तो फिर आप नहीं ले सकते। ओके, थोड़ा ये पॉइंट को मैं अब क्लियर आपको करना चाहता हूं कि आप दूसरे स्टेट में एडवांस रूलिंग ले सकते हो, पर वहां पे आपके अगेंस्ट में कोई केस नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब फटाफट ये ले लेते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एडवांस रूलिंग। हाँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एडवांस रूलिंग, एडवांस रूलिंग देते वक्त कोई अगर गलती हो जाए तो क्या वो रेक्टिफाई हो सकता है, यस, अगर वो एरर अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड्स होगी, या वो एरर जो है यहाँ पे कंसर्न ऑफिसर, जुडिक्शनल ऑफिसर ने बताया होगा। रेक्टिफिकेशन 6 महीने में हो सकता है ऑर्डर में। अगर टैक्स एनहांस या आईटी से रिड्यूस, यानी आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा। ओके, कभी कभी गलतियां हो जाती है ऑर्डर में, तो उसको रेक्टिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। अप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, एडवांस रूलिंग बाय AA और AAR, वेरी इंपॉर्टेंट ना। एडवांस रूलिंग अगर दी गई तो इट इज बाइंडिंग ऑन द एप्लीकेंट हु हैड सॉट इट। ख्याल रहे, अगर बाइजू ने ये एडवांस रूलिंग ली है तो ये ओनली बाइजू को अप्लीकेबल है। क्या वी स्मार्ट अलग से एडवांस रूलिंग ले सकता है सेम मैटर पे, यस। अगर बाइजू को कोई फायदा मिला होगा एडवांस रूलिंग से, तो क्या उसका फायदा वी स्मार्ट ले सकता है, नहीं। ओके, जिसको दी गई उसको ही अप्लीकेबल है, और कंसर्न ऑफिसर और जुडिक्शनल ऑफिसर को अप्लीकेबल है, मतलब वो बाइंड है इस एडवांस रूलिंग से। बाइजू के फेवर में अगर केस गई होगी तो वो बाइजू को टच भी नहीं कर सकते। हाँ, इसका अपील फाइल करेंगे, अपील में अगर कोई डिसीजन चेंज हो जाता है तो बात अलग है, जिसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। दूसरा, ऑर्डर इंटर ऑपरेटिव ऑफ लॉ इनऑपरेटिव इफ लॉ, फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस सपोर्टिंग द ओरिजिनल एविडेंस हैज चेंज। अगर लॉ बदल जाए, कोर्ट का डिसीजन आ जाए, या बेसिक फैक्ट्स बदल गए, तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली इनऑपरेटिव हो जाएगी। एडवांस रूलिंग टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, AR इज वॉइड एब इनिशियो इफ ऑब्टेन बाय फ्रॉड और सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। समझ लो, बाइजू ने ये फैक्ट्स दिए कि नहीं नहीं, हम तो स्टूडेंट्स को भी ऑप्शन देते हैं कि आपको मटेरियल खरीदना है नहीं खरीदना है, वो स्टूडेंट का ऑप्शनल रहता है हमारे वेबसाइट पे, ये गलत फैक्ट्स दिए।
ओके हाँ, तुम अगर मटेरियल अलग से बेच रहे हो, आपका रिकॉर्डिंग अलग से बेच रहे हो तो बात अलग है, पर स्टूडेंट को बेचते वक्त आप कंबाइन दे रहे हो तो फिर कहाँ से अलग ऑप्शन हुआ? और आपने गलत फैक्ट्स दिए और एडवांस रूलिंग मिल गया। अच्छा, आप मटेरियल अलग से बेचते हो ना, फिर ठीक है, फिर आप मटेरियल पे एग्जाम्पशन ले लो। लेकिन बाद में नोडल ऑफिसर और जुडिशियल ऑफिसर ने आपके वेबसाइट पे एक ऑर्डर दिया और ऑर्डर में आया कि कंपलसरी लेना पड़ेगा, वो ये फैक्ट्स एडवांस रूलिंग को बताएंगे कि सर ये देखो, ये गलत फैक्ट्स दिए आपके सामने, इनके वेबसाइट पे जाओ, कॉमन कंबाइन ऑर्डर लेते हैं, ऑप्शन ही नहीं देते। बाद में पता चला तो गलत फैक्ट्स पे एडवांस रूलिंग ली तो वो वॉइड ऐप इनिशियो माना जाएगा एंड ऑल प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स अप्लीकेबल, जैसे कि उसको एडवांस रूलिंग मिली ही नहीं। ठीक है, और पावर ऑफ अथॉरिटी ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, पावर तो ठीक है बेटा, सिविल कोर्ट जैसा पावर है, वो डिस्कवरी और इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ओके, एवरी प्रोसीडिंग बिफोर AR शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग, और प्रोसीजर ऑफ अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, ये तो ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। तो ये जो है यहाँ पे मैंने एडवांस रूलिंग के सभी पॉइंट्स और प्रोसीजर अच्छे से कवर कर लिया। एक सवाल है कि सर दिल्ली में कोई केस नहीं हो पर अदर कोई स्टेट में केस लगी हो तो फिर मेरे हिसाब से नहीं ले सकते, क्योंकि केस पेंडिंग होगी आपके अगेंस्ट में, आपके अगेंस्ट में केस पेंडिंग होगी, तो मेरे हिसाब से नहीं ले सकते। अभी तो आपको फैक्ट बताओ क्या, एक स्टेट में एडवांस रूलिंग आपको आ गई तो दूसरे स्टेट में वो रिजेक्ट ही कर रहा है। ठीक है, मानता हूँ कि स्टेट वाइज है, पर दूसरे स्टेट में रिजेक्ट ही कर रहे हैं वो, नहीं एक्सेप्ट ही नहीं करते वो, इतना स्ट्रिक्ट है एडवांस रूलिंग अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। अच्छे से समझ में आया बेटा? एंजॉय किया ये चैप्टर को? जुडिशनल ऑफिसर का बहुत बड़ा रोल है बेटा। जुडिशनल ऑफिसर, जब एडवांस रूलिंग अथॉरिटी आपके जुडिशनल ऑफिसर को बताती है कि भाई तुम्हारे एरिया से ये एप्लीकेशन आया है, ये एडवांस रूलिंग वो बंदा मांग रहा है, वो कह रहा है कि भाई ये जो मटेरियल है कंपोजिट सप्लाई नहीं है, ये सेपरेट सप्लाई है, तो जुडिशनल ऑफिसर अपनी रिपोर्ट देता है कि नहीं सर, ये कंपोजिट सप्लाई, ये मटेरियल फैक्ट्स है, और ये कंपोजिट सप्लाई होने की वजह से, ओके, ये मटेरियल सप्लाई कंपोजिट सप्लाई होने की वजह से यहाँ पे इनको जो है बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, उसकी रिपोर्ट बड़ी काम आती है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को, अगर उसने सीरियसली अच्छे से रिपोर्ट दिया तो उनका बहुत बड़ा रोल होता है।